स्टार्टिंग द वीडियो कुछ चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखो, जो पेपर जो है वो डिस्कशन हो रहा है, आप ट्राई ये करो कि आपने पहले खुद से वो अटेम्प्ट किया हो। एक बार अटेम्प्ट करा होगा तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा है तो आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार उस सेट को सॉल्विंग खुद से करो पहले, उसके बाद में ही डिस्कशन जो है वो चेक करना। दो चीज़ें थी मेरे माइंड में इस पेपर डिस्कशन को लेकर कि क्या मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे कराऊँ जैसे आपको मॉक कंडीशन में अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर उन स्टूडेंट्स का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए जो कि एक्चुअल में जिनके बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, स्कोर नहीं आ रहा। तो मैंने ये वे आउट समझा है इस चीज़ के लिए कि मैं नॉर्मल पेस मेंटेन करने का ट्राई करूंगा। जो पॉइंट्स एग्जाम कंडीशन में आपको माइंड में रखने हैं वो सारे बोलूंगा, बट पेस नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा फास्टली चीज़ों को रिजल्ट पे नहीं लेकर जाऊंगा, सो दैट जो स्टूडेंट्स के बेसिक्स वीक हैं उनको भी समझ आ पाए। एंड दूसरा जो चीज़ है, अगर आपको ऑलरेडी आती हैं चीज़ें, एक लेवल तक आप सॉल्विंग कर पाते हो, तो आपको ये वीडियो जो है यूजफुल बनाने के लिए इस वीडियो का प्लेबैक स्पीड जो है वो इंक्रीज कर लेना। 1.5 की स्पीड पे या 1.25 की स्पीड पे आप देख सकते हो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे है, बट जिनके बेसिक्स में प्रॉब्लम है वो नॉर्मल स्पीड के साथ में वीडियो को चेक करें, उनके लिए बेटर रहेगा, उनको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर LRD जो रिवीजन वाला एक वीडियो अपडेटेड है, 4.5 आवर्स का वीडियो है, अगर आपने वो नहीं करा है तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वीडियो कवर अप करने के बाद में वो जरूर कर लेना एक बारी। ये नॉन ईजी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप ईजी स्टूडेंट्स हो ऑलरेडी तो आपके उस लेवल के क्वेश्चंस करे हुए हैं, आपको नहीं करना है, आपको अपना शेड्यूल फॉलो करना होगा। बट जो नॉन ईजी स्टूडेंट्स हैं, रिवीजन वाला जो वीडियो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी प्लेलिस्ट है इस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं है करने का, अननेसेसरी अपना टाइम खराब करोगे। रिवीजन वाला वीडियो कवर अप करो। उसके अलावा पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं जो मैं अभी वीडियोस डाल रहा हूँ ये इनको आपको कंप्लीट करना है। बाकी प्लेलिस्ट करने का अभी टाइम नहीं है, वो पहले टाइम था, अभी वो टाइम नहीं है। अभी आपका टाइम है मॉक्स देने का, सेक्शनल देने का, पास्ट ईयर पेपर हम जो अभी कवर कर रहे हैं इनको कवर अप करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन के स्टार्ट में मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि कौन सा राउंड 1 का पजल होगा या कौन सा राउंड 2 का पजल होगा, कौन सा राउंड 1 में किस सिचुएशन में पिक किया जा सकता है, ये कौन सा राउंड 2 में कौन सी सिचुएशन में हमें रख देना चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो चुका होगा। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, जैसे पेपर शुरू होता है तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन ये सामने आता है। टू मच ऑफ डेटा, स्टार्टिंग में ही पढ़ते ही टू मच ऑफ डेटा हमें समझ में आ जाता है। 2-3 लाइन्स रीड करते हैं। A journal plans to publish 18 research paper written by 8 authors A, B, C, D, F, G, H in 4 issues of the journal scheduled in January, April, July and October. पहली लाइन से हमें ये आइडिया लग रहा है कि यार ये मैट्रिक्स की तरफ झुक रहा है, पजल मैट्रिक्स टाइप का ये बनता हुआ नजर आ रहा है। देन कह रहा है ईच ऑफ द रिसर्च पेपर वॉज रिटन बाय एग्जैक्टली वन ऑफ द 8 ऑथर्स। 5 पेपर्स वर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 इशूज while 4 वर इन ईच ऑफ द लास्ट 2 इशूज। अगेन हमें क्लियरली समझ में आने लग गया है कि यार मैट्रिक्स की तरफ झुक रहा है ये। तो अगर मैट्रिक्स मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एरिया है तो मैं पिक कर सकता हूँ, बट ये ब्लाइंडली नहीं करना हमें कि भैया मैट्रिक्स मेरा अच्छा टॉपिक है तो मैं करूंगा ही करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये अच्छे अब लेवल का बने या ना बने। तो हमने 2-3 लाइन रीड करी, उसके बाद में मेरा डायरेक्ट टारगेट रहेगा कि मैं क्वेश्चंस का स्टेटमेंट रीड करूं, वो हमसे क्या चाहते हैं और क्या ये 4 वाला पजल है या 6 वाला पजल है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेपर्स रिटन बाय बी, सी, ई, जी रिस्पेक्टिवली। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन जो है वो थोड़ी सी यूजफुल हो सकती है। अब मे भी मान के चलो कि मुझे दिख रहा हो कि यार पहले नंबर पे 1 ही आना है, मे बी मैं फिगर आउट कर पाऊँ थोड़ा सा सॉल्विंग के बाद में कि जो बी है, बी के लिए 1 पेपर है, तो मेरे लिए क्लियर हो जाएगा कि यार ये ऑप्शन या ये ऑप्शन आंसर रहेगी, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगी। और अगर मैं ये फिगर आउट कर लेता हूँ कि बी का पहला जो है 3 पेपर है तो आई विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑल द अदर ऑप्शन, सिर्फ ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की ऐसी ऑप्शन मुझे हेल्प करती हैं। थोड़ा सा मैं सॉल्विंग करता हूँ, मुझे चीज़ें काफ़ी लेवल तक क्लियर हो जाती हैं कि आगे मुझे क्या करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी पेपर्स वर रिटन बाय इंडियन ऑथर्स। मैं मुझे पूरा सॉल्विंग करना पड़ेगा, इंडियन ऑथर्स निकालने पड़ेंगे कौन से हैं कौन से नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ पाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, भैया मस्ट बी ट्रू है मतलब आई विल हैव टू चेक, मुझे चेक करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, चेकिंग करना पड़ेगा, इन्वॉल्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, अगेन चेकिंग इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर चेकिंग इन्वॉल्व, यहाँ पर चेकिंग इन्वॉल्व, यहाँ पर चेकिंग इन्वॉल्व। Then last question, which of the following is the correct sequence or number of papers by authors from automation, manufacturing and logistics area respectively। तो जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही लास्ट क्वेश्चन भी है। तो थोड़ा सा सॉल्विंग के बाद में मैं पहला क्वेश्चन जरूर पिक कर सकता हूँ, लास्ट क्वेश्चन मैं जरूर पिक कर सकता हूँ। पिक होगा या नहीं होगा बट अपने माइंड में ये रहना चाहिए कि यार 6 वाला क्वेश्चन है। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शंस के थ्रू आगे बढ़ाए जा सकते हैं तो मैं उनको जरूर बढ़ाना चाहूंगा। मे बी ये यूज हो पाए, मे बी ना यूज हो पाए, मुझे आइडिया नहीं लगेगा, बट वो बात की बात है। सबसे पहले हमने देखा यार मैट्रिक्स का है, 6 वाला क्वेश्चन है, और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन रीड करे एंड हमें समझ में आया कि यार सिर्फ पहला और लास्ट क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है, बाकी सबके लिए पूरा सॉल्विंग करना पड़ेगा। एंड टोटल जो पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं दैट इज 9। तो जस्ट बिकॉज वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है मैं उसको पहले राउंड में नहीं करना चाहूंगा। आई विल सजेस्ट कि आप पहले बाकी दूसरे क्वेश्चंस को देखो कि क्या वहां पर कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपके लिए ईजी हो और आप उसको मिस कर जाओ, तो वो हमें नहीं करना है।
सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन सेज दैट गंगा कावेरी नर्मदा आर 3 वुमेन हु बाय 4 रॉ मटेरियल्स. ठीक है, कुछ अलग सा टाइप है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंदर का डेटा समझ में आएगा तो ही आगे बढ़ पाऊंगा. क्वेश्चंस पे आता हूँ. कह रहा व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फ्रूट सैलेड सोल्ड इन द फर्स्ट आवर. ऑप्शन थोड़ी सी अटपटी सी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, मतलब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं. व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मिल्क द 3 वुमेन हैड इन द बिगिनिंग. चेकिंग करना पड़ेगा, पूरा इन्वॉल्वमेंट है. If it is known that 3 leftover units of mangoes were sold during the last business hour, ये पूरा का पूरा चेकिंग करना पड़ेगा, चेकिंग इन्वॉल्व है. तो अभी के लिए मैं इसको भी होल्ड पे डाल देता हूँ, देखते हैं कि क्या कोई और बेटर पजल है सामने. अगला पजल आता है जी. ABCDEFG आर 7 पीपल इन अ टाउन, एनी पेयर ऑफ देम कुड आइदर बी स्ट्रेंजर्स एक्वेंटेंस. ठीक है. क्वेश्चंस हु आर गौतम्स एक्वेंटेंसेस. ठीक है. ऑप्शन देखो यार, ऑप्शन जो है सीधी सीधी है, ऑप्शन मुझे हेल्प कर सकती है. विच ऑफ दीज पेयर शेयर द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप. ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हेल्प कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्विंग में आगे करूँगा तो. हु इज़ एन एक्वेंटेंस ऑफ अमूधा. ठीक है, मैं सॉल्विंग कर दूंगा तो आइडिया लग ही जाएगा. देन उसके बाद में हु इज़ एन एक्वेंटेंस ऑफ चंद्रन. ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होने वाला लग रहा. हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ई हैव. हाउ मेनी पीपल आर आइदर अ फ्रेंड और अ फ्रेंड ऑफ इज. ठीक है. देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने एक पजल पकड़ा. पजल पकड़ने के बाद में हम लोग देखते हैं कि यार क्वेश्चंस का कितना डिमांड है. क्वेश्चंस का डिमांड देखने से हमें ये समझ में आ रहा है कि यार बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हेक्टिक डेटा नहीं बनने वाला, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज अराइज होने वाली है नहीं. स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक बार टेबल बनाना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली मेरे आंसर्स मिलते जाएंगे. क्वेश्चंस भी ऐसे हैं, काम के हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों के चारों क्वेश्चंस काम के हैं. 5वें और 6 जो है वो FIB टाइप है, टीटा टाइप है, उसके लिए मुझे फिर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा. बट बाकी में ऑप्शंस कहीं ना कहीं एलिमिनेशन हो सकता है, ऑप्शन हेल्प कर सकते हैं. और अगर मैं अंदर का डेटा पढ़ने की ट्राई करूं तो वो कह रहा है कि टोटल हमारे पास 7 लोग हैं, वो अपने आपस में उनका रिलेशनशिप रहेगा, स्ट्रेंजर, एक्वेंटेंस और फ्रेंड्स. ऑल रिलेशनशिप्स आर म्यूचुअल. म्यूचुअल मतलब हमें पता है ऑलरेडी, एग्जांपल में भी उसने बता दिया कि क्या है म्यूचुअल का मतलब. अगर मेरा किसी और के साथ कोई पर्टिकुलर रिलेशन है तो उसका भी मेरे साथ में वही पर्टिकुलर रिलेशन होगा. तो ये कहानी आसान हो रही है, थोड़ी सी समझना ईजी हो रहा है. देन कह रहा है अमुदा के लिए नंबर ऑफ एक्वेंटेंस है 1, नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स हैं 4. ठीक है. अमुदा का जो रिलेशनशिप रहेगा ABCDE और F और G, टोटल 7 लोग हैं, तो A का जो रिलेशनशिप रहेगा वो BCDEFG के साथ रिलेशनशिप रहेगा. मतलब टोटल 6 रिलेशनशिप्स फॉर्म होंगे. A के 4 रिलेशन उसके स्ट्रेंजर्स हैं, 1 एक्वेंटेंस है, 1 फ्रेंड्स होना होगा ऑटोमेटिकली. तो ये बात भी मैं समझ पा रहा हूँ. तो वन ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है जो मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूँ. मुझे पता है कि यार रिलेशनशिप जो वो बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, आपस में रिलेशन बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट लग नहीं रहा. बट अगर आपको लगता है कि यार उस लेवल पे मैं क्लैरिटी नहीं लेकर आ पा रहा हूँ, देखो मैंने पेन का यूजेज है ना अभी बहुत कम करा है. मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन से ही माइंड में सॉल्विंग करने का ट्राई कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है. अगर मेरे माइंड में स्ट्राइक हो रही होंगी चीज़ें ऑरली, मेंटली मैं चीज़ें एक लेवल तक लेके जा पा रहा हूँ, तो मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए काफ़ी ईजी है. बट अगर मैं मेंटली बिल्कुल भी आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूँ तो डायरेक्टली मैं सॉल्विंग स्टार्ट कर दूँ एज अ फर्स्ट पजल, वो बहुत ही गलत अप्रोच होगा. और एक चीज़ और बार बार मैं बोलता हूँ कि यार 4-4 वाले पजल्स यूजुअली ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू 6 पजल्स. तो ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी मत डालना कि मैं पहले 4-4 वाले ही करूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कैसे बने हो. अब ऐसा हो सकता है कि 4 वाला एक ऐसा पजल बना जो आप स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा, एक्चुअल में इजी है बट आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा, तो आपके लिए वो डिफिकल्ट बन जाएगा. तो अननेसेसरी उसमें टाइम देना एक अच्छा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं होगा. आपका टाइम ये रहना चाहिए कि यार मैं वो पजल ढूंढूं जो मेरे लिए जो है वो फेमिलियर लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा. 4-4 वाले होने के ऐसे पजल ज़्यादा चांसेस है, बट ऐसा माइंड में बिल्कुल भी मत डालना कि मैं 4-4 वाले तो करूंगा ही करूंगा. ध्यान आपका जरूर रहना चाहिए कि 4 and 4 वाले अच्छे क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं होना चाहिए कि यही वाले मैं अटेम्प्ट करूंगा. ये बात समझ रहे हो, रिजिड नहीं होना है. हाँ, मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है कि यार ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, और क्वेश्चंस का हेल्प लेने का ट्राई करेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे कहाँ पर क्या है वो देखने का ट्राई करेंगे. कामनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है. हमें भागना है, जरूर भागना है कि भागते भागते हमें ढूंढना है कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है, बट काम रहते हुए. अगर मैं हड़बड़ा गया तो ऑब्वियसली मैं गड़बड़ कर ही दूंगा. ठीक है. लास्ट पजल भी देखते हैं. लास्ट पजल आ गया. एक चीज़ और, कैट का जो रिसेंट हिस्ट्री रहा है 2017 ऑनवर्ड जो हिस्ट्री रहा है, छोटा सा हिस्ट्री है, बट उसमें एक चीज़ हमें समझ में आ चुकी है, अटपटा दिखने वाला पजल थोड़ा सा इजी होता है. अटपटा दिखने वाला पजल थोड़ा सा इजी होता है. तीसरी बार, अटपटा दिखने वाला पजल थोड़ा सा इजी होता है, ध्यान में रखना. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. देखो जरूरी नहीं है कि इजी ही बनेगा, बट बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चलता है कि यार थोड़ा सा भी अलग सा अजीब सा आ गया तो वो डर जाते हैं, पहले ही खत्म हो जाता है उनका काम कि यार ये क्या आ गया, तो वो पढ़ते तक नहीं है. तो हमें ये हिंट जरूर लेना है कि यार अगर अटपटा दिख रहा है तो चांसेस है कि वो ईजी हो सकता है. हमें एक बार रीड करना जरूर है, उसको टाइम उस पर जरूर देना है. टाइम दोगे आपको समझ में आएगा कि वो डुएबल है या नहीं है, अकॉर्डिंगली आप उस पर स्ट्राइक करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे. अगर आपने इजी क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट समझ के लीव कर दिया तो आप रेस से बहुत पीछे रह जाओगे. अगर मे भी आपने उसको इजी समझा, वो डिफिकल्ट था, आपने उसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया, उसके बाद आपने लीव कर दिया, दैट इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि कोई और स्टूडेंट भी उसको पकड़ेगा
बट वो लीव नहीं करेगा। आप लीव करके निकल गए तो आपने अपना टाइम सेव कर लिया, 2-3 मिनट 4 मिनट भी लग गए तो आप लीव करके निकल गए तो आपने अपना टाइम जो सेव कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक पजल के पेपर के रिगार्डिंग। 4 पजल हैं, 4 में से भाई साहब अगर आपने 2-2.5 भी ढूंढ के सही से सॉल्व कर दिए तो परसेंटाइल अपना बहुत अच्छा बन जाता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है जो बिल्कुल ही नहीं कर पाते या एक पजल पे ही अटके हुए हैं। थोड़ा सा कामनेस दिखाइए, ढूंढिए अपना पजल की कौन सा करना चाहते हो और उसको जो है वो कर दो सॉल्व। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, पहले पजल पे ही पूरा कहानी बनता है। अगर आपने पहला पजल सही से ढूंढ के सॉल्व कर दिया तो कॉन्फिडेंस एकदम से शूट हो जाएगा एंड वही चीज़ें आपको वो हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। ठीक है, पहला ये वाला, चलो पहला ये वाला कर लेते हैं, अटपटा दिखने वाला इजी पजल, उसके ऊपर फोकस करते हैं। एंड मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं डायग्राम का कम से कम यूज़ करूं। यहाँ पर मैं ऑन द स्क्रीन सॉल्व कर रहा हूँ, आप जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ते हो, नीचे सॉल्विंग करते हो। तो मैं यही ट्राई करूंगा कि आपको वही वाला फ्लेवर दे पाऊँ कि हम स्क्रीन पे कोई डेटा नोट नहीं कर पाते, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे पूरा डेटा अवेलेबल है, हम लोग पूरा नहीं नोट डाउन कर पाते। समझाने के रेफरेंस से मैं जरूर उसको अंडरलाइन करने का ट्राई करूंगा, बट यूज़ नहीं करने का ट्राई करूंगा कि वो वाला डेटा मैं वहीं के वहीं नोट डाउन कर लूँ। मैं नोट डाउन करूंगा अलग से अपनी जगह के अंदर ही। ठीक है, चलो अब पहला जो कह रहा है सब कैटेगरी है, बुक केसेस, चेयर्स, फर्निशिंग, इनको पूरा रीड करने का जरूरत नहीं है। आप बुरी तरह से फंस जाओगे, आपको लगेगा ये डरावना सा क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको जब ऐसे अटपटे से दिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको ना डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर भाग लेना है कि यार क्वेश्चन क्या डिमांड रख रहा है। क्वेश्चन पढ़ोगे आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगा कि यार इस पजल के अंदर एक्चुअल में है क्या। अननेसेसरी आप दूसरी ये वाली चीजें समझने में आप 3-4 मिनट खराब करोगे। आप एक क्वेश्चन पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यार पजल में दिया क्या हुआ है, तो आपका काम बड़ा आसान है। ठीक है, कह रहा था टोटल सेल्स इन 2019 फ्रॉम प्रोडक्ट्स इन ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी इज क्लोजेस्ट टू। 2019 की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे 2020 एग्रीगेट की बात कर रहा था। मतलब 2019 का डेटा कहीं पे छुपा हुआ है, तो 2019 आपको अपने माइंड में देखना है कहाँ पर लिखा हुआ है। 2019 यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा देयर इज अ वर्टिकल लाइन इंडिकेटिंग द सेल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सब कैटेगरी इन 2019। तो यहाँ पर अपने पास में लाइन दिया गया, ये वाला लाइन दिया गया, ये वाला लाइन दिया गया, यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर लाइन है, ये वाले लाइन की वो बात कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। 2019 कह रहा है ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी इज क्लोजेस्ट टू। ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी की बात कर रहा है भैया। ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी की मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कैटेगरी था ये वाला विद ऑल अदर प्रोडक्ट। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है टॉप 4 वाला जो कैटेगरी है फर्निशिंग प्रोडक्ट कैटेगरी है। सबसे टॉप 4 वाली जो है वो फर्निशिंग वाली है। देन उसके बाद में बॉटम 4 की वो बात कर रहा है, दैट बिलोंग्स टू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कैटेगरी। एंड उसके बाकी के अलावा जो बची है वो सारी की सारी ऑफिस वाली है, ऑफिस सप्लाई प्रोडक्ट कैटेगरी है। ठीक है, तो अगर टॉप की 4 निकल गई, ये वाली 4 निकल गई, नीचे की 4 जो निकल गई, तो मतलब बीच वाली ये वाली सारी वैल्यूज हमारे पास बची हैं, उनके ऊपर वर्किंग कराने का ट्राई कर रहा है। कह रहा है टोटल सेल्स इन 2019 फ्रॉम प्रोडक्ट्स इन ऑफिस सप्लाईज कैटेगरीज क्लोजेस्ट टू। तो हमें वो फिगर आउट करना है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। देखते हैं 2019 की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ बाइंडर्स के लिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब भी चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भैया, आपका लेफ्ट हैंड बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको राइट हैंड से या जो भी, अगर आप लेफ्टी हो तो ऑब्वियसली आपका राइट हैंड आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, अगर आप राइटी हो तो आपका लेफ्ट हैंड जो है वो स्क्रीन पे होना चाहिए, सो दैट आप डेटा पॉइंट्स को मिस ना कर दो। कई बार होता क्या है ना कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं भैया बाइंडर्स और डेटा हम लोग उतार रहे हैं टेबल्स का, तो वो मत करो। फिंगर रखो बाइंडर्स के ऊपर, फिंगर्स को यहाँ पे लेके आते 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 डेटा यहाँ से नोट डाउन करो, नीचे लाकर। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट गेम बदल देते हैं। एक भी सिली मिस्टेक हो गया, आपका आंसर कोई भी मैच नहीं होगा और बना बनाया पजल आपका गलत हो जाएगा। तो भैया आई एम की जगह पर फिर कोई वाई एम मिलेगा, कोई फिर आई एम तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। हमने बोला टॉप 4 को छोड़ दे, बाइंडर्स की बात करें। बाइंडर्स में अगर 3.5 वैल्यू की बात करें, 3.5 से थोड़ा सा बड़ा है तो वैल्यू कैन बी 3.5 to 4 जा रहा है, तो वैल्यू कैन बी 3.6 3.7 के बीच में। और ऑप्शंस की मैं बात करूं, ऑप्शन जो है वो इतना क्लोज भी नहीं है कि पॉइंट पे लेकर कोई वैल्यू जो है वो मेरा आंसर में प्रॉब्लम हो जाए, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वैल्यू मुझे नज़र में आ रहा है 3.6 से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेट इट बी, मैं उसको 3.65 लिख देता हूँ, 3.65 लिख देता हूँ। देन उसके बाद में हमने बात करा आर्ट्स के लिए। आर्ट्स के लिए अगर मैं बात करूँ, वैल्यू मेरा बन रहा है 0.5 से थोड़ा सा छोटा, मैं उसको 0.4 लिख देता हूँ। ठीक है, देन अप्लाइंसेस की बात करा, मेरे पास 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू है, तो उसको मैं लिख देता हूँ 1.8 या 1.9, जितना भी लिखना चाहते हो। 0.1 पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत दूर दूर वैल्यूज़ हैं, उतनी क्लोज नहीं है। देन उसके बाद में एनवेल्प्स की बात करें तो अपने पास में वैल्यू होगा 0.5 से थोड़ा सा छोटा, लेट इट बी 0.4 ले लिया। देन हम बात करें फास्टनर्स की तो वैल्यू है 0.1। देन है लेबल्स की बात करें तो वैल्यू होगा 0.25 लिख देते हैं। देन उसके बाद में पेपर का बात करें, वैल्यू विल बी 1.5। देन उसके बाद में स्टोरेज का बात करें, वैल्यू विल बी 4.4 से थोड़ा सा छोटा, 4.3 लिख देते हैं। देन उसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूँ सप्लाईज़ के ऊपर, स्टोरेज का हो गया, हाँ सप्लाईज़ के ऊपर बात करते हैं, वैल्यू इज मोर देन दैट ऑफ, जस्ट मोर देन दैट ऑफ 1, तो 1.1 लिख देते हैं। ठीक है, नीचे वाली 4 वैल्यूज एक्सेसरी, कॉपियर्स, मशीन्स, फोन्स, वो अलग कैटेगरी को बिलोंग करता है।
हमें कैटेगरी कौन सा चाहिए था, ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी के बारे में बात हो रही थी। तो ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी की बात हो रही है, तो ये वैल्यूज़ है, ऑप्शन हैं 18, 16.5, 13.5 और 12.5। ठीक है, यहाँ पे देखो 3, 4, 5, 5, 4, 9 और 1, 10 वैल्यू तक मैं रीच कर चुका हूँ। ठीक है, 0.65 और 4, 1 और ऐड हो गया, 11 वैल्यू बन गया। ठीक है, देन अपने पास 0.8 और ये 1.2 वैल्यू ऐड हो गया, तो 12.2 वैल्यू बन गया। अब 0.1 आया, देन 5 आया, 0.6 हो गया, 0.6 और 3 0.9 हो गया, 1 ये और ऐड हो गया, 13.2, 13.2 0.25, तो वैल्यू बन गया 13.45। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा है, दैट इज 13.5, तो दैट विल बी माई आंसर। इस तरह से आपको वर्किंग कराना है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए भैया। अगर ऑप्शंस में 2.5, 3 का डिफरेंस है, तो अगर 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 कितनी कैटेगरी थे, बाइंडर से शुरू हुआ था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हाँ 9 थे। मान लो मैं सब में 0.1 ज़्यादा या 0.1 कम भी कर देता, तब भी 0.9 का ही डिफरेंस आएगा। मेरी ऑप्शन जो है वो काफ़ी दूर है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं मोटा मोटी वैल्यूज़ को भी लेके चलूँगा तब भी मैं आंसर जो है कर पाऊँगा, प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन फर्नीचर कैटेगरी फ्रॉम 2019 टू 2020 इज क्लोजेस्ट टू। भैया फर्नीचर वाली कैटेगरी कौन सी थी, कहा गया, हाँ फर्नीचर वाली सी टॉप 4 को जो बिलोंग करती है, दैट इज बुक केसेस, चेयर्स, फर्निशिंग्स, टेबल्स। कह रहा है 2019 टू 2020 में कितना जो है वो चेंज आया है। तो अगर मैं चेंज को नोट डाउन करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो चलो करके देखते हैं भाई कितना आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं बुक केसेस का बात करूँ, वैल्यू वॉज क्लोज टू 1.9 से वो रीच कर गया कितना, 2.2 तक कर देते हैं, 2.2 लग रहा है वैल्यू अप्रॉक्स। देन उसके बाद में वैल्यू जो था वो 6.2 लगभग था, 6.2 से रीच कर गया है 7 पे। देन उसके बाद फर्निशिंग्स की बात करें, वैल्यू था अप्रॉक्स 2 ही था, 2 से वैल्यू रीच कर गया अपना लगभग भी 2.1। ठीक है, देन उसके बाद टेबल्स की बात करें, वैल्यू वॉज क्लोज टू 4.4 से रीच कर गया 4.5 पे। ठीक है, तो मेरे पास अर्लियर जो वैल्यू था जैसे 1.9, 6.2 टू 4.4, अगर मैं सबको ऐड भी कर देता हूँ, वैल्यू विल बिकम 6, 7, 8, 9, 9 और 4 13, 13 और 4 6 15, 15.5 बन गया ना। एक बार चेक कर लो, 6, 7, 8, 8, 4, 12 और 1 13 के साथ में, अच्छा 13 के 6, 7, 8, 9, हाँ 13 के साथ में 6 और 5, 13, 14.5 बना वैल्यू। ठीक है, 14.5 बना वैल्यू। तो 14.5 पे वो ऑप्शन क्या कह रहा है, 2020 में क्लोजेस्ट कितना है, 1%, 8%, 20%, 25%। तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ ना 10% की, मैंने पहले भी चीज़ें बताई हुई हैं कैलकुलेशन की, जब हम बात करते हैं हमारे लिए 50%, 25%, 20%, 10%, 1% बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस होते हैं। इनमें आप गड़बड़ ना करें तो बेहतर है आपके लिए। अगर आप इनको यूज़ करोगे आपका कहानी बड़ा आसान हो जाता है। लेट इट बी, मैं 10% की बात करता हूँ, 10% विल बी नथिंग बट 1.45। तो मुझे देखना है कि क्या 1.45 के क्लोज वैल्यू आ रही है या फिर 0.145 के इक्वल आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है, उससे कम आ रही है, मुझे ये देखने का ट्राई करना है। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर वैल्यू जो चेंज आया वो 0.3 का आया, यहाँ पर 0.8 का चेंज आया, यहाँ पर चेंज आया 0.1 का, यहाँ पर चेंज आया 0.1 का। तो यहाँ पर टोटल इन दोनों को मिलाकर 1 का चेंज आ चुका है और यहाँ पर 3 का चेंज आया, तो अप्रॉक्स 1.3 का चेंज आया। तो भैया अगर 1.3 का चेंज आया है तो मतलब क्या हुआ, 10% से इससे थोड़ा सा कम चेंज आया है। तो ऑप्शन कौन सा मैच होगा, दैट विल बी 8%। कोई दुविधा है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं ऐसा कि मैं इसमें अटक जाऊं या मैं बोलूं यार कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मुझे कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सेंसिबली कॉमन सेंस को एक्टिवेटेड रखेंगे और सही से उस टाइम पे काम रहकर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें दिमाग में आपकी आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी चलो देख ही लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा हाउ मेनी सब कैटेगरीज हैड सेल्स ऑफ ₹4 मिलियन और मोर इन 2019। तो मुझे क्या देखना है भैया, इस पॉइंट से 4 मिलियन से ज़्यादा मुझे ये वर्टिकल लाइन ढूंढनी है। तो एक वर्टिकल लाइन ये रही, एक वर्टिकल लाइन ये रही, एक वर्टिकल लाइन ये रही, एक वर्टिकल लाइन ये रही और एक वर्टिकल लाइन ये रही, 5 जगह पर है ऐसा। और उसके बाद में कह रहा 25% से ज़्यादा का सेल्स हुआ हो 2020 में। तो भैया यहाँ पर वैल्यू जो था, चलो लिख देते हैं, अलग से लिखते हैं। चेयर्स की अगर मैं बात करूँ, वैल्यू वॉज 6.2 से वैल्यू रीच करा 7। तो भैया अगर मैं बात कर रहा हूँ 6.2 का, तो 6.6 का अगर मैं 25% करता हूँ तो वो 1.5 होता है। 6.2 का 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 0.8 का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो डेफिनेटली 25% से ज़्यादा तो है नहीं। अब बहुत सारे लोग एग्जैक्ट 25% निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या वो वैल्यू आया या नहीं। हमारा टाइम वेस्टेज है, हमें नहीं करना यार, ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी जिसमें हमारा अननेसेसरी टाइम वेस्टेज जो वो इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, सिमिलरली मैंने इस पॉइंट पे बात करा, आप देख ही पा रहे हो यार, इतना छोटा तो मुझे कंसिडर करने का भी जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा है, 25% से बड़ा हो ही नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं बात करूँ, ये बहुत कम है यार, 4.3 से मेरा वैल्यू जो है वो 5 पे रीच करा।
4.3 से मेरा वैल्यू 5 पे रीच करा, 4 का भी अगर मैं 25% लेता तो वो 1 होता, तो 4.3 से अगर मैं 5 पे पहुंच रहा हूँ तो ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन दैट 25%, तो मुझे इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है, दैट विल डायरेक्टली बी एलिमिनेटेड। देन मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पर, यहाँ पर तो डिक्रीज हो रहा है, मुझे इंक्रीज का बात करना था, डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली एलिमिनेटेड। ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो मुझे जो है चेक करना पड़ेगा टीटा में, ऑप्शन है नहीं एलिमिनेशन करने के लिए, टीटा में है, मुझे डेफिनेट वैल्यू देखना होगा कि क्या आ रहा है। मैंने बात करा यार यहाँ पर यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, बचा सिर्फ और सिर्फ ये वाला, तो इसमें वैल्यू जो 5.5 और 6 के बीच में है, तो 5.75 वैल्यू होगा। 5.75 से मेरा वैल्यू जो है 5.75 से मेरा जो वैल्यू है वो रीच कहाँ पर कर रहा है, दैट इज रीचिंग 7.5 से 8 के बीच में, मतलब 7.75 पे, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है ओवर 5.75। तो भैया 2 का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है 5.75, लेट इट भी मैं बात करता हूँ 5.75 का, अगर मैं 10% का इंक्रीमेंट की बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं निकालते, अगर मैं 10% की भी इंक्रीमेंट की बात करता हूँ दैट विल बी 0.575, 5.75 का अगर मैं 10% लेकर चल रहा हूँ दैट विल बी 0.75, अगर मैं 10% ले रहा हूँ तो इतना है, 20% विल बी डबल ऑफ दैट विल बी क्लोज टू 2 5 10 7 15 2 5 10 11, तो 1.150 होगा। तो अगर मैं 30% भी कर दूंगा तो वैल्यू विल बी क्लोज टू 1.6 ओनली, यहाँ पर वैल्यू है 2, तो 30% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 1। ठीक, सिमिलर बेसिस पे अगर मैं लास्ट क्वेश्चन भी देखने का ट्राई करूँ, लास्ट क्वेश्चन भी अगर मैं देखूँ, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंप्रूवमेंट इंडेक्स फॉर अ कैटेगरी इज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2019 टू 2020 अमंग एनी ऑफ द कैटेगरीज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस इंप्रूवमेंट इंडेक्सेस। ऐसे क्वेश्चन में आप टारगेट ये रखा करो कि आप पहले मिनिमम या पहले मैक्सिमम देख लो, सो आपको ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट करना आसान हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास ऑफिस सप्लाई यहाँ पर, ऑफिस सप्लाई यहाँ पर, ऑफिस सप्लाई यहाँ पर, ऑफिस सप्लाई यहाँ पर, हमें मांग क्या रहा है, करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते जाना चाहिए। तो मैं ऑफिस सप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ, ऑफिस सप्लाई कौन सा था, देयर वर्टिकल लाइन सेल्स, ये रहा ऑफिस सप्लाई प्रोडक्ट की, यहाँ पर हमारे साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफिस वाले जो थे वाइल ऑल अदर, तो जो बीच वाले थे वो सारे के सारे ऑफिस थे, और वो बात किसकी कर रहा है, परसेंटेज की टर्म में बात कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक जो फिगर आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने बुक केसेस का देखा, यहाँ पर ये वैल्यू है, देखो यहाँ पर इतना इंक्रीमेंट है, यहाँ पर इतना इंक्रीमेंट है, यहाँ पर छोटा सा इंक्रीमेंट है, यहाँ पर छोटा सा इंक्रीमेंट है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि यार सबसे टॉप की जो कैटेगरी थी दैट वाज फर्नीचर कैटेगरी। फर्नीचर कैटेगरी तो हाईएस्ट पे नहीं हो सकती, मतलब ये वाला ऑप्शन तो कभी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, फर्नीचर कैटेगरी में वैल्यू बहुत छोटी छोटी अवेलेबल है, बाकी रेज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ लास्ट वाली 4 की, लास्ट वाली 4 में बात करें, यहाँ पर अच्छा खासा डिफरेंस है, यहाँ पर अच्छा खासा डिफरेंस है, यहाँ पर निगेट में चला गया। देखो आपको ध्यान से क्या देखना है कि यार यहाँ पर जितना नेगेटिव हुआ वैल्यू, यहाँ पर लगभग उतना ही पॉजिटिव हुआ, मतलब इसने और इसने एक दूसरे को निगेट कर दिया होगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ वो यहाँ पर ये वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पर ये वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टॉप 4 वाली कैटेगरी की जब मैं बात करूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जब मैं टॉप वाली कैटेगरीज की बात करूँ। अब बात आती है बीच की, तो यहाँ पर बाइंडर्स में जो वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी बढ़ रही है, यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ रही है, यहाँ पर थोड़ी सी कम हो रही है, यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ रही, थोड़ी सी बढ़ रही है, यहाँ पर डेफिनेट बढ़ रही है, 1.5 से 2 पे जा रही है। देन यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ रही है, यहाँ पर बहुत थोड़ी सी बढ़ रही है। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। बट अगर मैं इनकी और इनकी बात करूँ, वो मैं रिलेशनशिप इजीली देख पा रहा हूँ कि यार ये वाला वैल्यू जो है वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं जो है वर्किंग जो है वो करा सकता हूँ इसमें, ऐसा प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा कि किसी पॉइंट पे आना चाहिए। फर्नीचर का वैल्यू जो है सबसे पहला कौन सा था, बिलोंग, हाँ फर्नीचर वाला वैल्यू बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है भाई, बहुत ज़्यादा छोटा है। उसकी वजह से मुझे एक आइडिया तो लग ही रहा है फर्नीचर वाला सबसे छोटा होगा, तो मैं इसके साथ रिस्क लेना चाहूँगा। अब मान लो मेरे पास एग्जाम में जो 30 सेकंड बचा, 40 सेकंड बचा, मैं सिर्फ फर्नीचर का ही देख पा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, तो मुझे दिख रहा है फर्नीचर की एक्चुअल क्वांटिटी जो चेंज हुई है वो बहुत कम है। तो अगर वो बहुत कम है तो ऑटोमेटिकली अगर मुझे चांस लेना होगा तो मैं फर्नीचर के साथ में चांस ले लूँगा कि ये सबसे छोटा ना इसी का हुआ हो सकता है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि आंसर ये है या नहीं, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा सॉल्विंग करने के बाद में। बट इस तरह से हम लोग जो है एक वाइल्ड गेस ले सकते हैं। अगर एग्जाम में कभी टाइम उतना बचा है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे या आप अटेम्प्ट कर दोगे, तो आप उस टाइम पे क्या करना चाहते हो, आप वो आपके ऊपर है कि आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो कितना है। अगर मुझे होगा मैं ज़रूर फर्नीचर टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाई के साथ में रिस्क लेना चाहूँगा। आई एम नॉट श्योर, गलत होगा सही होगा वो बहुत बात की बात है। अगर टाइम ही नहीं बचा तो इस तरह से मैं एक वाइल्ड गेस लेना चाहूँगा। बहुत बार ऐसे गेसेस में बैठ जाते हैं अगर आपने प्रॉपर उसमें माइंड लगाया हुआ है तो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये पे, आप एक बार इसको रीड करो, रीड कर लो, डिस्कशन पे स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, रीड कर लो।
चलो आ जाओ। कह रहा है ABCDEFG are 7 people in a town. Any pair of them could either be strangers, acquaintances or friends, और रिलेशनशिप्स आर म्यूचुअल। म्यूचुअल का आपको मतलब पता होना चाहिए था, ऑल दो उन्होंने एग्जाम्पल की फॉर्म में बता दिया, बट आपको पता होनी चाहिए ऐसी चीज़ें, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप गड़बड़ खा जाओगे पेपर में। देन कह रहा है पार्शियल इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट नंबर ऑफ फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस, स्ट्रेंजर्स ऑफ ईच ऑफ दीज पीपल। ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन। कुछ और हमारे पास पॉइंट्स जो है वो अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है ए बी एंड सी आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स, मतलब आपस में कनेक्शन बिल्ड हुआ ए बी और सी का। और मुझे ये भी पता है ए और बी का जो कनेक्शन होगा वो बी और ए का कनेक्शन है, ए और सी का जो कनेक्शन है वो सी और ए का कनेक्शन है, बी और सी का जो कनेक्शन है वो सी और बी का कनेक्शन है। तो सिर्फ इतना ही पॉइंट रीड करने से बहुत सारी चीज़ें जो वो माइंड में आ जानी चाहिए थी, वो माइंड में आती है हमारे पास में राउंड रॉबिन टूर्नामेंट ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट टाइप के क्वेश्चंस। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का जो टेबल बनाया जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यार 6 टीम्स हैं, ABCDE F 6 टीम्स हैं हमारे पास में, उनका आपस में मैचेस हुए, तो हम लोग क्या करते हैं एक कॉलम बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम उसमें ABCDEF लिखते हैं, देन फर्स्ट रो में हम लोग ABCDEF लिखते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं। वैसा ही तो हो रहा है ये गेम्स एंड टूर्नामेंट, बट इसको बनाया गया अलग फॉर्म में। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा अलग आ गया, बट हाँ अगर आपने प्रैक्टिस करा है तो यू शुड बी एबल टू स्ट्राइक दिस वन एज वेल। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, अटैक होना चाहिए इस वाले में। ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, हमारा टेबल बन गया। अब देखो हमने टेबल कैसे बनाया। हमारे पास ए से लेकर जी तक के कनेक्शन सारे के सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, हमने बना लिए। साथ ही साथ हमने फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस और स्ट्रेंजर्स का भी टेबल बना लिया है, सो दैट अगर फ्रेंड्स का कुछ वैल्यू है आई विल बी एबल टू मेंशन इट हेयर, अगर एक्वेंटेंस का वैल्यू है तो आई विल बी एबल टू मेंशन इट हेयर, सेम गोज फॉर स्ट्रेंजर एज वेल। ठीक है, तो हमारे पास में अगर ए और ए की बात करें, उनका आपस में अपने आप में ही कोई रिलेशनशिप तो होगा नहीं, तो एज सच मुझे इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सबका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और गेम्स एंड टूर्नामेंट का राउंड रॉबिन टेबल का अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो यू ऑलरेडी नो दैट, या तो मैं क्रॉस के ऊपर का टेबल यूज़ करता हूँ या तो नीचे का टेबल यूज़ करता हूँ। तो इन जनरल जो हमारे पास गेम चलता है वो हम लोग जो है वो ऊपर का टेबल यूज़ करते हैं। तो मतलब इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही वो अपने आप में ही स्ट्रेंजर हो जाएंगे, ना एक्वेंटेंस या फैमिली का फ्रेंड्स का पार्ट नहीं होंगे। दैट इज़ फाइन। ठीक है, तो सॉल्विंग कर देते हैं। यहाँ पर 1 वैल्यू है, यहाँ पर 4 वैल्यू है, यहाँ पर 1 वैल्यू है, देन यहाँ पर 2 वैल्यू है, यहाँ पर 1 वैल्यू है, देन यहाँ पर 2 वैल्यू है, देन उसके बाद में यहाँ पर 1 वैल्यू है, यहाँ पर एक 3 वैल्यू है। हाँ, एक चीज़ और बता दो, आप ये बात आपको दिख रही होगी कि मैंने जो है ना वो F, A एंड S को सेम ऑर्डर में लिखा जैसे यहाँ पर लिखा था। अब स्टूडेंट्स जो है वो कई बार इसमें गलती कर जाते हैं कि यार पहले उसने स्ट्रेंजर्स लिख दिया या यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दिया, यहाँ पर एक्वेंटेंसेस लिख दिया। क्यों अपना काम जो है वो बढ़ाते हो? अगर मुझे सेम ऑर्डर में गिवन कराया गया तो मुझे अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ाना? मुझे नहीं बनाना भाई। मेरे पास जो ऑलरेडी गिवन था मैंने वैसा ही टेबल बनाया, सो दैट मैं चीज़ों को आपस में रिलेट कर पाऊँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की सीन रही ना। ठीक है, तो हमने ये टेबल जो है वो खींच लिया। अब जो पॉइंट्स हैं उनको यूज़ करने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट ए बी एंड सी आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। ए बी एंड सी आर आप म्यूचुअल जो है वो स्ट्रेंजर्स हैं। तो भैया अगर वो आपस में स्ट्रेंजर्स हैं तो आपके बात चमक रही होगी। क्या चमक रही होगी कि यार ए एंड बी विल बी स्ट्रेंजर्स हियर, ए एंड सी विल बी स्ट्रेंजर्स हियर, बी एंड सी विल ऑल्सो बी स्ट्रेंजर्स हियर। दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ए बी सी म्यूचुअली स्ट्रेंजर्स, ए बी सी का म्यूचुअली स्ट्रेंजर्स जो वो हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट हमने जो यूज़ कर दिया। सेकंड पॉइंट कह रहा है ए डी एंड एफ आर ईज फ्रेंड। अगर मैं ई के फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ तो आई नीड टू फोकस ऑन दिस कॉलम और आई नीड टू फोकस ऑन दिस रो। ठीक है, तो मतलब मेरे पास में ये वाली सारी वैल्यूज़ और मेरे पास में ये वाली सारी वैल्यूज़, इसमें मुझे क्या ध्यान देना है कि वो कह रहा है ए डी और एफ जो है वो ई के फ्रेंड्स हैं। ए डी एंड एफ, ए डी ए फ्रेंड है, डी फ्रेंड है, और जो एफ है वो भी ई का फ्रेंड है। ठीक है, हमने नोट डाउन कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल सा पॉइंट था, हमने यूज़ कर दिया। थर्ड पॉइंट कह रहा है सी एंड जी आर फ्रेंड्स। सी यहाँ पर सी की रो और सी के कॉलम पे फोकस करना है, दैट इज जस्ट वन। सी का कॉलम ऑलरेडी फुलफिल्ड है, मतलब सी की रो पे फिक्स करना है। तो कह रहा है सी और जी जो है आर फ्रेंड्स हैं, तो सी एंड जी विल बी फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये वाली लाइन जो है ना इसको थोड़ा सा मोटा कर दो, ये वाली लाइन को, क्योंकि यहाँ पर आकर अपना एक्चुअल जो जेन्युइन टेबल है वो खत्म हो रहा है। इसके बाद में मुझे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक मेरा टेबल खत्म हो रहा है, उसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस और स्ट्रेंजर्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। और फोर्थ पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, अलग सा पॉइंट है, रिलेशनशिप बनाना डिफिकल्ट था नहीं, लैंग्वेज बहुत नॉर्मल था। वो कह रहा है एवरी फ्रेंड ऑफ ए इज एन एक्वेंटेंस ऑफ बी। एवरी फ्रेंड ऑफ ए इज एन एक्वेंटेंस ऑफ बी। अगर कोई ए का फ्रेंड है तो वो बी का एक्वेंटेंस है, अगर कोई ए का फ्रेंड है तो वो बी का एक्वेंटेंस है। तो आई कैन से दैट ए की रो में जहां पर भी फ्रेंड आएगा सेम उसी पोजीशन पे, उसी कॉलम में बी की जगह पर एक्वेंटेंस आएगा। वो बोल रहा है एवरी फ्रेंड ऑफ ए इज एन एक्वेंटेंस फॉर बी।
तो जो भी ए का फ्रेंड होगा वो बी के लिए एक्वेंटेंस रहेगा, एंड एवरी एक्वेंटेंस ऑफ बी विल बी अ फ्रेंड ऑफ ए। तो वो बात से सिंपल सी क्लियर हो गई कि हमारे पास में एवरी फ्रेंड ऑफ, इसको कहाँ पे लिखें, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, चलो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। हमारे पास कह रहा है एवरी फ्रेंड ऑफ ए इज एन एक्वेंटेंस ऑफ बी, मतलब एफ यहाँ पर आएगा तो ए यहाँ पर आना कन्फर्म है, अगर एफ यहाँ पर आएगा तो ए यहाँ पर आना कन्फर्म है। ठीक है, रिलेशनशिप देख पा रहे हो, अगर एफ ऊपर आएगा तो नीचे ए आएगा आएगा। सेम गोज फॉर द अदर पॉइंट, एवरी एक्वेंटेंस ऑफ बी इज अ फ्रेंड ऑफ ए। तो अगर यहाँ पर एफ और यहाँ पर ए है, तो अगर यहाँ पर ए आता है तो यहाँ पर एफ जो है वो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। तो ऊपर एफ आना है तो नीचे ए आएगा ही आएगा, एंड अगर नीचे ए आ रहा है तो ऊपर एफ जो है वो आना कन्फर्म है। ठीक है, सिंपल सादी बात। देन उसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, वो कह रहा है एवरी फ्रेंड ऑफ भारतन इज एन एक्वेंटेंस ऑफ ए। अगर एफ बी का कोई फ्रेंड है तो वो ए का एक्वेंटेंस बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, कह रहा है इफ एवरी फ्रेंड ऑफ बी, बी का जो भी फ्रेंड होगा अगर यहाँ पर एफ होगा तो वो कह रहा है एक्वेंटेंस ऑफ ए बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर एफ आएगा तो यहाँ पर ए आ जाएगा। सिमिलरली एवरी एक्वेंटेंस ऑफ ए इज अ फ्रेंड ऑफ भारतन, तो यहाँ पर अगर ए आएगा तो यहाँ पर जो है एफ आ जाएगा। पहले पॉइंट में था एफ आएगा तो नीचे ए आएगा, नीचे ए आएगा तो ऊपर एफ आएगा। दूसरे पॉइंट में क्या है कि यार ऊपर एफ आएगा तो नीचे ए आएगा, नीचे ए आएगा तो ऊपर एफ आएगा। ये कह रहा है एवरी फ्रेंड ऑफ, नहीं दूसरे पॉइंट में कह रहा है अगर नीचे एफ आएगा तो ऊपर जो है वो ए आएगा, और अगर ऊपर ए आएगा तो नीचे जो है एफ आएगा। दैट इज़ फॉर श्योर, हमें पता चल गया। तो इससे मैं क्लियर ये बात बोल सकता हूँ कि मेरे पास में जब भी एवरी फ्रेंड ऑफ ए, यहाँ पर अगर ए आ रहा है तो यहाँ पर एफ का आना कन्फर्म है, यहाँ पर अगर ए आ रहा है तो यहाँ पर एफ का आना कन्फर्म है। एफ आएगा तो ए आएगा, ए आएगा तो एफ आएगा, ए आएगा तो एफ आएगा, और एफ आएगा तो ए आएगा। ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, इनके बारे में कोई दुविधा बची ही नहीं। तो अगर मैं ई का कॉलम देखने का ट्राई करूँ, ई का कॉलम में अगर यहाँ पर एफ आया है, यहाँ पर अगर एफ है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पर एक्वेंटेंस आना ही होगा। भाई साहब मजबूरी है, इसको मैं रोक नहीं सकता। ठीक है, ठीक। हाँ, एक चीज़ और समझो, मेरे पास में यहाँ पर गिवन था कि यार एक इक्वेंटेंस है, यहाँ पर गिवन था कि यार एक इक्वेंटेंस है। ठीक है, और मुझे ये पता है कि जब भी ऊपर इक्वेंटेंस आएगा नीचे जो है वो फ्रेंड्स आएंगे, जब भी ऊपर जो है वो इक्वेंटेंस आएंगे नीचे जो है वो फ्रेंड्स आएंगे। क्लियर था? तो कैन वी से दैट, मैं थोड़ा और डिटेल देता हूँ, बाद में अटक जाओगे आप। हमारे पास गिवन है कि जब भी ऊपर ए आएगा नीचे एफ आएगा, जब भी ऊपर ए आएगा नीचे एफ आएगा, जब भी ऊपर ए आएगा नीचे एफ आएगा। तो भाई साहब ऊपर ए कितनी बार आना है? ऑलरेडी गिवन है, ऊपर ए एक ही बार आना है। अगर ऊपर ए एक बार आना है तो नीचे एफ भी एक बार आएगा, सिंपल सी बात है। अगर एफ एक बार और आया तो मेरे पास ऑलरेडी क्या गिवन है भाई साहब, वो कहते हैं ना जो तेरा है वो मेरा है, वो वैसे वाले सिचुएशन है यहाँ पर कि अगर एक्वेंटेंस में मान आया है तो नीचे फ्रेंड आना कन्फर्म है। तो दैट इज वाई आई कैन से दैट हियर द वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 ओनली। फ्रेंड्स के लिए वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 ओनली, क्योंकि अगर ऊपर एक्वेंटेंस आएगा नीचे एफ का आना कंफर्म है, दैट इज फॉर श्योर, हमें पता है। बट अगर नीचे मैंने एक और फ्रेंड डाल दिया तो ऊपर एक्वेंटेंस आना होगा, बट दो एक्वेंटेंस है नहीं, एक ही एक्वेंटेंस है, तो दूसरा फ्रेंड्स भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्लैरिटी मिल गया इस पॉइंट को लेकर? ठीक है। सिमिलर बेसिस पे मेरे पास एक और पॉइंट अवेलेबल था कि यार अगर नीचे जो है वो एफ आता है तो ऊपर ए आएगा, अगर नीचे जो है वो मेरे पास में एफ आता है तो ऊपर जो है वो ए आएगा। और मुझे ये भी क्लियर था कि यार यहाँ पर कि मैंने 4 स्ट्रेंजर्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में जो बात डिस्कस करी थी यार 4 स्ट्रेंजर्स हैं, एक इक्वेंटेंस है तो एक फ्रेंड्स होगा। अब एक अगर फ्रेंड है, फिर से वही कहानी है जो हमने पिछला पॉइंट यूज़ करा कि एक इक्वेंटेंस है तो नीचे एक फ्रेंड्स ही रहेगा। सेम गोज हेयर एज वेल कि अगर एक फ्रेंड है ऊपर ए के लिए तो नीचे जो है वो एक इक्वेंटेंस आएगा। क्यों भैया? अगर एक ऊपर फ्रेंड्स आए तो नीचे एक इक्वेंटेंस आएगा। ठीक है, अगर नीचे एक और इक्वेंटेंस आ गया तो ऊपर एक और फ्रेंड चाहिए जिसके लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि एक ही फ्रेंड है। दैट इज वाई आई कैन से दैट यहाँ पर एक ही इक्वेंटेंस और ऊपर एक ही फ्रेंड होगा। तो सेम गोज फॉर दिस पॉइंट एज वेल कि यहाँ पर 4 जो है वो स्ट्रेंजर हो जाएंगे। नाउ अगर 4 स्ट्रेंजर बनने हैं तो 4 स्ट्रेंजर जो है वो कहीं पर भी हो सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर स्ट्रेंजर, इस पॉइंट पर स्ट्रेंजर हो सकता है, या इस पॉइंट पर स्ट्रेंजर, इस पॉइंट पर स्ट्रेंजर हो सकता है, या इस पॉइंट पर स्ट्रेंजर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। क्वेश्चंस पे थोड़ी नजर मारे। अगर कह रहा हु आर गौतम्स एक्वेंटेंसेस, अगर गौतम के एक्वेंटेंसेस की बात करें तो सी नहीं होगा गौतम का। ठीक है, सी तो भाई साहब ऑप्शन में भी नहीं है, सी तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो कुछ ऐसा हेल्प हुआ नहीं है, थोड़ा सा अभी और इसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में एक और बात नजर आ रही है कि यार यहाँ पर 3 एक्वेंटेंसेस है जी के लिए 3 एक्वेंटेंसेस हैं, 2 अपने पास स्ट्रेंजर्स हैं, तो आई कैन से दैट 1 विल बी द फ्रेंड हियर। ठीक है, अगर एक फ्रेंड ऑलरेडी आ चुका है, देखो यहाँ पे देखो, जी के केस में मुझे ये वाला कॉलम और ये वाली रो देखनी थी। रो में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जी के लिए, सिर्फ कॉलम ही बचा, कॉलम के ऊपर फोकस करना होगा। अब एक फ्रेंड आना है तो एक फ्रेंड ऑलरेडी आ चुका है, तो आई कैन से दैट 1 मोर फ्रेंड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एस और फॉर जी। एक और फ्रेंड नहीं आ सकता, कंफर्म पता चल गया है। ठीक है, तो अगर एक और फ्रेंड नहीं आ सकता, मुझे पता है ऑलरेडी इस जगह पर एफ और ए का कॉम्बिनेशन बन चुका है। अब मुझे एक कॉम्बिनेशन चाहिए, ऊपर ए आई नीचे एफ आई, सो दैट
एक यहाँ पर एफ नीचे भी आ पाए और एक इक्वेंटेंस जो ऊपर आ पाए। तो कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, एक या नीचे एफ आए ऊपर ए आए, नीचे एफ आए ऊपर ए आए, नीचे एफ आए ऊपर ए आए। ठीक है, अब क्या यहाँ पर पॉसिबल है एफ और ए आ जाए? नहीं भाई साहब, नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? आपको रीजन दिख ही गया कि मेरे पास में यहाँ पर जो है अगर एफ आएगा तो 2 एफ हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर एक ही एफ है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। आगे मैं बढ़ा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एफ और यहाँ पर ए हो जाए, हाँ अगर यहाँ पर एफ और यहाँ पर ए हो जाए, तो देखो ध्यान से देखो, हमने क्या देखा हुआ है कि यार एफ के केस में ना एक फ्रेंड है, ठीक है, और एफ के केस में मुझे ये वाला कॉलम और ये वाली रो के ऊपर फोकस करना है। अब एक फ्रेंड मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो एक और फ्रेंड आएगा नहीं, तो अगर एक और फ्रेंड नहीं आना तो मतलब एफ और ए के लिए सिर्फ यही जगह बचेगा, एफ एंड ए विल बी प्रेजेंट हियर। अगर ये यहाँ पर हो गए ना, मुझे स्ट्रेंजर 2 और चाहिए थे, 2 और स्ट्रेंजर अगर मुझे चाहिए तो वो 2 स्ट्रेंजर यहीं पे मिलने होंगे। दिस वन विल बी अ स्ट्रेंजर, दिस वन विल बी अ स्ट्रेंजर। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूँ, बी के केस में एक ये स्ट्रेंजर मिल चुका है, एक ये स्ट्रेंजर मिल चुका है, मुझे 4 स्ट्रेंजर चाहिए थे, तो 2 और जो स्ट्रेंजर होंगे दैट विल बी प्रेजेंट हियर एंड दैट विल बी प्रेजेंट एट दिस प्लेस। ठीक है, कहानी क्लियर है? इतना हमें समझ में आ गया, इतना जम गया आपको? ओके जी, आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं, देखते हैं यार और कौन से पॉइंट पे हम लोग अटैक कर सकते हैं। हाँ, जी पे भैया, गूगल पे वाला जी पे नहीं, जी पे हम लोग अटैक कर सकते हैं कि भैया 2 स्ट्रेंजर चाहिए थे, 2 स्ट्रेंजर ऑलरेडी मिल चुके हैं, एक फ्रेंड चाहिए था, एक फ्रेंड ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब बाकी के 3 जो है एक्वेंटेंस हो जाएंगे। अगर बाकी के 3 जो है वो एक्वेंटेंस हो जाएंगे तो पहला क्वेश्चन नजर आना स्टार्ट हो गया, हु आर गौतम्स एक्वेंटेंसेस? कौन है जी? दिख गए आपको, डी ई एंड एफ, तो वो आपका आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, डी ई एंड एफ विल बी द एक्वेंटेंसेस फॉर द गौतम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज पेयर शेयर द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप? ए एंड जी स्ट्रेंजर्स हैं और ई एंड एफ जो है वो फ्रेंड्स हैं। पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ई एंड एफ हाँ फ्रेंड्स हैं। देन कह रहा भारत एंड चंद्रन जो है वो स्ट्रेंजर्स हैं और दिनेश डी एंड ई जो है वो फ्रेंड्स हैं। भारत एंड चंद्रन जो है वो स्ट्रेंजर्स हैं। नहीं भैया, ये भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है सी एंड ई का भी मुझे आइडिया नहीं है। देन कह रहा है डी एंड जी जो है वो एक्वेंटेंसेस हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को भी होल्ड पे डालो, मुझे नहीं पता यार क्या होगा इसका। देन कह रहा है बी एंड डी की बात करो दैट इज एन एक्वेंटेंस, बी एंड डी की बात करें दैट इज एन एक्वेंटेंस। एफ एंड जी की बात करें, एफ एंड जी अगेन एन एक्वेंटेंस। तो मतलब मुझे आंसर मिल चुका है, ये वाला आंसर मुझे मिल चुका है, मतलब ये वालों का रिलेशनशिप सेम नहीं होगा। मतलब क्या कह रहा है यार, अगर मेरे पास ये वाला ऑप्शन कंफर्म आंसर बन गया तो ये वाला इन दोनों का सेम रिलेशनशिप नहीं होगा। मतलब सी एंड डी का रिलेशनशिप अभी पता नहीं था, डी एंड जी का रिलेशनशिप मुझे पता था एक्वेंटेंस है, तो आई कैन से दैट सी एंड ई जो होंगे दैट विल नॉट बी एक्वेंटेंस फॉर श्योर। ऐसे हमें ऑप्शंस का हेल्प लेना होता है। विदाउट सॉल्विंग फॉर दिस वन मैं बता पा रहा हूँ कि यार यहाँ पर एक्वेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्वेंटेंस होता तो थर्ड ऑप्शन भी आंसर बनता, फोर्थ ऑप्शन भी आंसर बनता, जो कि एक्चुअल में ऐसा केस नहीं है। ऐसे सोचना है भाई हमें, ऐसा नहीं है कि पूरा डायरेक्ट हर बार ऑप्शन मिलेगा नहीं, बट बहुत बारी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, सॉल्विंग नहीं करना पड़ेगा, और विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस मैं उनका आंसर जो है वो कर पाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई? आगे मूव करें, ये वाला मुझे आंसर मिल चुका है। ठीक है, देन कह रहा है हु इज एन एक्वेंटेंस फॉर ए का एक्वेंटेंस कौन है? दैट इज डी, दिनेश मिल चुका है। हु इज एन एक्वेंटेंस फॉर चंद्रन का एक्वेंटेंस होगा डी ई और एफ में से कोई, डी ई और एफ में से, मतलब भारतन तो नहीं होगा यार, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। डी ई और एफ में से कोई मेरे पास में चंद्रन का एक्वेंटेंस होना चाहिए। अभी मैंने लास्ट से देखा था सी और ई, डी एंड जी एक्वेंटेंस थे, तो सी एंड ई एक्वेंटेंस नहीं होंगे, मतलब ये भी आंसर ऑप्शन नहीं होगा मेरा। मतलब डी और एफ में से कोई एक्वेंटेंस होना चाहिए, डी और एफ के बीच में से कोई एक एक्वेंटेंस जो है वो होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। हाउ मैनी फ्रेंड्स डज ई हैव? ई के कितने फ्रेंड्स हैं? ई के 1 2 3 तो मिल चुके हैं, 3 होंगे या 4 होंगे पता नहीं, अभी रुकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर आइदर? ठीक है भाई, अभी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज कंडीशंस मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं अटक गया हूँ। थोड़ा सा और हेल्प लेने का ट्राई करते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो भैया निकालना पड़ेगा, अपना काम है निकालना। ठीक है, चलो देखते हैं ध्यान से। जी के लिए मैं सॉल्विंग कर चुका हूँ। एफ़ की मैं बात करूँ, एफ़ के केस में मुझे दिख रहा है यार एक मुझे फ्रेंड चाहिए था, एफ़ के केस में मुझे एक फ्रेंड जो है वो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, मतलब और फ्रेंड यहाँ पर आना नहीं है। ठीक है जी, और फ्रेंड आना नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ डी के केस में, मुझे 2 स्ट्रेंजर चाहिए। डी के केस में ये वाला डी और ये वाला, हाँ यार डी का हेल्प हो जाएगा। डी के केस में ये कॉलम और ये वाली रो पे हेल्प लेना है। 2 जगह बची हैं, 2 स्ट्रेंजर मुझे चाहिए, तो 2 स्ट्रेंजर मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, एक स्ट्रेंजर मुझे ये मिला और एक स्ट्रेंजर मुझे ये मिला। ठीक है, ओके। अब मैंने देखा था सी और ई जो है वो एक्वेंटेंस होंगे नहीं, सी और ई जो है वो एक्वेंटेंस होंगे नहीं, सी और डी भी एक्वेंटेंस नहीं हो पाएगा। हु इज एन एक्वेंटेंस ऑफ सी? सी और डी एक्वेंटेंस नहीं हो पाएंगे, दिख रहा है मुझे स्ट्रेंजर आया, तो मतलब सी एंड एफ जो है एक्वेंटेंस होने होंगे, सी और एफ एक्वेंटेंस होने ही पड़ेंगे, मजबूरी है भाई। ठीक है,
सी और एफ अगर इक्वेंटेंस हो चुके हैं, सी और एफ इक्वेंटेंस जब हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ई के लिए। ई के लिए मुझे एक स्ट्रेंजर चाहिए था, ठीक है। ई के लिए मुझे एक स्ट्रेंजर चाहिए, तो भैया ई के केस में अभी तक कोई स्ट्रेंजर आया नहीं है, तो अगर कोई स्ट्रेंजर नहीं आया है तो इट हैज़ टू बी दिस वन, ये वाला स्ट्रेंजर होगा। ये भैया टेबल पूरा फिल हो गया, जस्ट एक ऑप्शन की हेल्प लिया तो मुझे एक चेकिंग जो है कम करना पड़ा। मुझे अननेसेसरी ये नहीं चेक करना पड़ा कि यहाँ पर जो है वो ई के केस में ए क्यों नहीं आएगा। मे भी ऐसा हो कि यार वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो, बट अगर मुझे कहीं से हेल्प मिल रहा है तो भैया क्यों नहीं लेना। सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे हेल्प मिल रहा है तो उसको क्यों नहीं लेना भैया। बटोरो, दोनों हाथ से उसको कैच करने का ट्राई करो तो ही कुछ निकल के आएगा सामने, ठीक है। देन इस क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ई हैव, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। हाउ मेनी पीपल आर आइदर अ फ्रेंड और अ फ्रेंड ऑफ ई। तो आप देख लोगे कि यार ई के साथ में रिलेशनशिप क्या है, कि ई के फ्रेंड का फ्रेंड जो है वो हो जाए या फिर डायरेक्टली फ्रेंड हो जाए, तो आप फिगर आउट कर लोगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, इसको रीड करो, रीड कर लो, एक बार टाइम ले लो, थोड़ा सा रीड कर लो। रीड कर लिया जी, ठीक है। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत बारी उनके माइंड में आता है कि यार एक टेबल से मैं काम चला लूँ। अगर मैं कोई पजल सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं एक टेबल बनाऊँ, उसी टेबल में मेरा सब कुछ आ जाए। क्यों भाई साहब, शादी में आए हैं, पार्टी करने आए हैं, सब कुछ थाली में परोस के एक साथ मिल जाएगा, बफे सिस्टम है। नहीं, हमें कई बार 2 टेबल बनाने पड़ सकते हैं। अगर सही से यूटिलाइजेशन करोगे पॉइंट्स का तो यार 2 टेबल बनाना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। मे बी यहाँ पर 2 टेबल बनाने पड़े, आई एम नॉट श्योर 2 बनाना पड़ता है या नहीं बनाना पड़ता, वो देखते हैं। मे बी एक में बन जाए, बट अगर रिक्वायरमेंट आएगा तो मैं हिचकिचाहट नहीं होगा मुझे कि मैं 2 टेबल बनाऊँ या ना बनाऊँ, ठीक है। पढ़ते हैं। कह रहा गंगा, कावेरी, नर्मदा आर 3 वुमेन हु बाय 4 रॉ मटेरियल्स, मैंगो, एप्पल, बनाना एंड मिल्क, एंड सेल 5 फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जो आप करने वाले हो एमबीए करने के बाद में, वो ये पहले से ही कर रही है। कच्चा माल खरीदा है, उसको रेडी किया और प्रॉफिट में बेचा। आप भी बेचने ही वाले हो, एमबीए करने वाले हो, तो वही वाला सिस्टम चल रहा है कि यार मैंगो स्मूदी, एप्पल स्मूदी, बनाना स्मूदी, मिक्स फ्रूट स्मूदी एंड फ्रूट सैलेड। स्मूदी बनाकर बेच रही है, बढ़िया प्राइस में बिकेगा, या फ्रूट सैलेड में बेच रही है। देन कह रहा टेबल 1 गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 5 फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि मैंगो स्मूदी है, उसको मैंगो एंड मिल्क लगता है, एप्पल स्मूदी है, एप्पल एंड मिल्क लगेगा, बनाना स्मूदी है तो बनाना एंड मिल्क लगेगा, मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी है तो उसमें मैंगो, एप्पल, बनाना एंड मिल्क सारी चीज़ें लगेंगी, फ्रूट सैलेड होगा तो उसमें मिल्क नहीं लगेगा, मैंगो, एप्पल एंड बनाना लगेंगे। वो मतलब जो रियल लाइफ के साथ बेस्ड हैं चीज़ें, वैसा ही उन्होंने डेटा दिया, कुछ हटके नहीं दे दिया, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ईजी था। Then कह रहा 1 unit of a finished product requires 1 unit of each of the raw materials mentioned in the second column of the table. कह रहा है 1 unit of a finished product requires 1 unit of each of the raw materials mentioned in the second column of the table. अब ये पॉइंट पढ़कर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो डर जाते हैं, यार ये क्या दे दिया गया। कुछ नहीं दिया गया, नॉर्मल सा पॉइंट है। वो ये कहना चाहता है कि यार अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हो आप, मान लो आपने बनाया है मैंगो स्मूदी बनाया, तो आपका 1 यूनिट मैंगो लगेगा और 1 यूनिट जो है वो मिल्क लगेगा, एज सिंपल एज दैट। उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। टेबल 1 हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, टेबल 2 के बारे में भी देखेंगे जब वो टेबल 2 का फंक्शनिंग होगा। कह रहा 1 यूनिट ऑफ मिल्क, मैंगो, एप्पल एंड बनाना कॉस्ट, उनका कॉस्ट दिया गया 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन कह रहा है ईच यूनिट ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट इक्वल टू 2 times द नंबर ऑफ रॉ मटेरियल यूज टू मेक दैट प्रोडक्ट। ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा ट्रिकी था, डर जाते हैं लोग यार पढ़ते हुए। देखो जितना सिंपल रखोगे, जैसा उस इंग्लिश में दिया आपको वो समझना है, उसको डाइजेस्ट करना है एंड उसी हिसाब से सॉल्विंग कर देना। अपने आप से अननेसेसरी असम्पशन मत डाला करो, अगर नहीं डालते तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। ईच यूनिट ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट इक्वल टू 2 times द नंबर ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। अगर 2 रॉ मटेरियल यूज होंगे तो 2 into 2 कर देगा, 4 रुपये के प्रॉफिट पे बेच देगा। अगर 3 रॉ मटेरियल यूज हो रहे होंगे तो 3 into 2 कर देगा, 6 रुपीज़ के प्रॉफिट पे बेच रहा होगा। अगर 4 रॉ मटेरियल यूज हो रहे होंगे तो 4 into 2 कर देगा, दैट इज 8 रुपीज़ के प्रॉफिट पे बेच रहा होगा। इस तरह से गेम चल रहा है। 4 से ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है तो कहानी अपना ओवर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे दिया था उसने समझाने के लिए, तो अगर वैसे नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाना चाहिए था। लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर ऑफ द डे फॉर अ लॉस ऑफ 1 रुपी पर यूनिट। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, यहाँ पर चूक जाते हैं बहुत सारे लोग, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। देखो अगर किसी भी पजल में कोई भी क्वेश्चन का कोई भी पॉइंट बनाया जा रहा है तो उसके पीछे ना कोई वजह है। ऐसा नहीं कि भैया खैरात में बढ़ रहे थे पॉइंट तो चलो ये भी एक साथ में ऐड कर दिया। अगर कोई पॉइंट साथ में ऐड किया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो रीज़न यहाँ पर है कि यार लेफ्ट ओवर जो बचा उसको 1 रुपये के घाटे पे बेचा गया, तो 1 रुपये के घाटे पे बेचा गया मतलब इसका क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई ना कोई यूज़ कहीं पे आएगा। अगर कहीं पे यूज़ नहीं आ रहा, जो आप सॉल्विंग कर रहे हो उसमें यूज़ नहीं आ रहा, मतलब आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो, आपका पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज़ को अगली बार के लिए। आज से गलतियाँ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आने वाले पॉइंट में आने वाले जब पजल्स आएंगे तब ध्यान रखना
पेपर में ऐसी ही चीज़ें बनती हैं, अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं यूजेज होगा, विदाउट यूजेज कोई भी पॉइंट अननेसेसरी नहीं दिया जाता, ठीक है। कह रहा द अमाउंट इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ईच वुमेन ईच ऑफ द 4 बिजनेस आवर्स ऑफ द डे इज गिवन इन द टेबल। तो अपने पास R1 में गंगा ने 23 रुपीज़ जो है वो रेवेन्यू जनरेट करा, कावेरी ने 19, देन 31 एंड सेम गोज फॉर द अदर आर्ट्स एज वेल। चारों के चारों आर्ट्स का डेटा अवेलेबल है। देन कह रहा था फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन, हमारे पास कुछ और फैक्ट्स भी हैं, देखते हैं। 4 ही फैक्ट्स है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा नो वन एक्सेप्ट पॉसिबली गंगा सोल्ड एनी मैंगो स्मूदी, मतलब गंगा मैंगो स्मूदी अगर बेचना होगा मैंगो स्मूदी तो गंगा के पास ही ऑप्शन है उसको बेचने का, कोई और पर्सन मैंगो स्मूदी जो है वो नहीं बेच सकता। गंगा भी मे भी ना बेचे और बेच भी सकती है, गंगा के पास पॉसिबिलिटी है कि वो बेच पाए, बट बाकियों के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो मैंगो स्मूदी बेच पाए, ठीक है। देन कह रहा है ईच वुमेन सोल्ड आइदर 0 और 1 यूनिट ऑफ एनी सिंगल फिनिश प्रोडक्ट इन एनी आर, किसी भी आर में किसी भी प्रोडक्ट का फिनिश प्रोडक्ट वो एक ही सेल कर सकती हैं या 0 सेल कर सकती हैं, एक से ज़्यादा नहीं, 0 से ऑब्वियसली कम तो क्या ही होगा, या तो नहीं ही सेल करेंगी 0 होगा, या फिर 1 यूनिट सेल करेंगे, एक से ज़्यादा किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को वो सेल नहीं कर सकती, ठीक है। सिंपल पॉइंट था, कॉम्प्लिकेट करोगे तो जितना मर्जी कर दो, बट सिंपल पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है ईच वुमेन हैड एग्जैक्टली 1 यूनिट और ईच ऑफ 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एज लेफ्ट ओवर्स। देखो ध्यान से, अच्छा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड था काफी सारे लोगों के लिए। ईच वुमेन हैड एग्जैक्टली 1 यूनिट ईच ऑफ 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एज लेफ्ट ओवर, 2 डिफरेंट लेफ्ट ओवर मटेरियल है हमारे पास में और दोनों का एक यूनिट है, तो वो मे बी मैंगो मिल्क बचे, मे बी एप्पल मिल्क बचे, मे बी बनाना मिल्क बचे, मे बी मैंगो एप्पल बचे, मे बी एप्पल बनाना बचे, मे बी कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई 2 बचेंगे और दोनों का एक यूनिट बचेगा, कोई 2 बचेंगे दोनों का एक यूनिट बचेगा, एक से ज़्यादा नहीं, और 2 ही आइटम्स जो है वो बचेंगे, ठीक है। देन कह रहा है नो वन हैड एनी बनाना लेफ्ट ओवर। भैया बनाना स्मूदी जो है वो तड़ातड़ बिक रहा है, वो नहीं बच रहा, बनाना जो है वो सारा का सारा यूज हो जाता है, बनाना स्मूदी के लिए कोई भी बनाना एंड के लिए नहीं बचा, सारे के सारे पहले ही बिक गए। अब वो कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फ्रूट सैलेड सोल्ड इन द फर्स्ट आवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमें रेवेन्यू देखना पड़ेगा भाई, कितने रुपए में बेच रहे हैं, कितने रुपए में बन रहा है, कितने रुपए में बेच रहे हैं, रेवेन्यू मिलेगा तो इस टेबल के साथ कुछ 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 छेड़छाड़ जो है वो करना स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं जी क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सीपी की, मिल्क, चलो इसको इस तरह से टेबल बना लेते हैं। एक अपने पास में सबसे पहले जो सबसे महंगा कौन सा था, ये रहा, मिल्क ही है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं सीपी, यहाँ पर लिख देते हैं एसपी। प्रॉफिट का कोई रोल है, प्रॉफिट का नहीं, प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है, छोड़ो, प्रॉफिट को छोड़ देते हैं। अब मैं इतना नीट एंड क्लीन बना रहा हूँ भैया, आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हो एग्जाम कंडीशन में, आप इतना गंद मचा दो, डॉक्टर वाली राइटिंग में लिखो, बस उस राइटिंग में लिखना कि आपको खुद को समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि आपको खुद को ही समझ में ना आ रहा। मैं इतना क्लियर इसलिए बनाने का ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, आपको रिलेट करवाना है, ठीक है। आप भगाओ भाई, बहुत तेज भगाओ, इस लेवल पे लिखो कि आप जल्दी से जल्दी लिख पाओ, ठीक है। तो अगर मैं मिल्क की बात कर रहा हूँ, देन अपने पास में मिल्क के बाद में है मैंगो है, देन उसके बाद में अपने पास में एप्पल है, देन उसके बाद में बनाना है। ये हमने गलत टेबल बना लिया यार, हमें बनाना चाहिए था मिल्क, क्योंकि इंडिविजुअली मिल्क तो सेल होना नहीं है ना, इंडिविजुअली मिल्क सेल होना नहीं है, गलत टेबल है यार, ये काम नहीं आएगा। हमारे पास टेबल बनाना पड़ेगा इन चीज़ों के लेकर कि यार मैंगो स्मूदी अगर बन रहा है, मैंगो स्मूदी को MS लिख देते हैं, एप्पल स्मूदी लिख देते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बेचना है ना, तो बेचने पे रेवेन्यू आएगा, इंडिविजुअल चीज़ों पे तो रेवेन्यू आना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आएगा बनाना स्मूदी, यहाँ पर आएगा मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी, देन उसके बाद में आएगा अपने पास में फ्रूट सैलेड, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लें, ठीक है। अगर मैं मैंगो स्मूदी की बात करूँ, मैंगो स्मूदी में लगता है मैंगो एंड मिल्क, भैया मैंगो एंड मिल्क, मैंगो एंड मिल्क में 5 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ के हिसाब से 8 रुपये का CP आएगा। 2 आइटम यूज़ हुए हैं तो 4 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा जाएगा, मतलब 12 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एप्पल स्मूदी की बात करूँ, एप्पल एंड मिल्क, मिल्क 5 रुपये, एप्पल 2 रुपये, तो 7 रुपये ये हुआ, 4 रुपये प्रॉफिट के साथ में 11 रुपये में बिकेगा। देन हम लोग बात करते हैं बनाना स्मूदी की, बनाना है 1 रुपये का, मिल्क है अपने पास 5 रुपये का, तो 6 रुपये की आइटम तैयार हुई, बिकेगी 4 रुपये प्रॉफिट के साथ में, तो 10 रुपये में उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सिमिलरली बात हुआ मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी का, इसमें 4 आइटम यूज़ हुए, मैंगो, एप्पल, बनाना, मिल्क, 5, 3, 8, 2, 10 और 1, 11, और प्रॉफिट कितना होगा, 4 आइटम यूज़ हो रही है तो 4 × 2 8 रुपीज़ का प्रॉफिट के साथ बेचे जाएगा, तो 19 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस होगा। देन मैंगो, एप्पल एंड बनाना, मिल्क को हटा दिया, 3, 2, 5 और 1, 6 रुपये का CP है और बेच रहे हैं हम लोग 3 आइटम्स, तो 3 × 2 6 प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो दैट विल बी 12 रुपये के प्रॉफिट पे हम लोग बेच देंगे। तो अपने पास आया मैंगो स्मूदी, एप्पल स्मूदी, बनाना स्मूदी, मिक्स फ्रूट स्मूदी एंड फ्रूट सैलेड, ठीक है।
तो भैया गलतियां ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे होती हैं, सबसे होती है। हमने गलती करा, हमने बात करा मैंगो मिल्क एप्पल बनाना का, हमने इंडिविजुअल टेबल बनाने का ट्राई करा, बनाते ही हमें समझ में आ गया हमारा रिक्वायरमेंट वो है ही नहीं, हमारा रिक्वायरमेंट है ओवरऑल के ऊपर। जैसे ही हमारा रिक्वायरमेंट ओवरऑल के ऊपर हमें पता चला तो हमने डायरेक्ट टारगेट करा इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों पे टारगेट करा तो हमारे लिए वर्किंग आसान है, पता चल गया यार किसका किसके साथ रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि यार जो लेफ्ट ओवर है ना, जो लेफ्ट ओवर है वो लास्ट आवर में बेचे गए, किसी पॉइंट में अवेलेबल था। लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर ऑफ द डे फॉर अ लॉस ऑफ ₹1 पर यूनिट। लास्ट आवर में ही बेचे जाएंगे, उसके अलावा नहीं, लास्ट आवर में बेचे जाएंगे उसके अलावा नहीं। ठीक है, ओके जी, मतलब R1 R2 और R3 का जो डेटा है वो नीट एंड क्लीन है, उनमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। चलो इसका टेबल फिर कंप्लीट कर देते हैं। R1 R2 R3 R4, R4 के साथ अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसका आइडिया नहीं है। थोड़ा सा वाइट कर देते हैं, जगह कम है मेरे पास। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं भैया इसी में एडजस्ट हो जाए, अगर नहीं एडजस्ट होगा थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो अपने अच्छा यार हमने एक टेबल एक कॉलम अलग बना लिया, ज़रूरत नहीं था उसका, चलो कोई नहीं। गंगा, देन अपने पास है कावेरी, देन उसके बाद में अपने पास में नर्मदा। ठीक है, देखो ध्यान से देखते जाना, चीज़ें सामने सामने आएंगी, उनको यूज़ करते रहेंगे, कैसे यूज़ करेंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहले मुझे बनाना है 23। ठीक है, 23 बनाना है रेवेन्यू के साथ में, सेलिंग प्राइस के साथ में। तो भैया अगर सेलिंग प्राइस के साथ मुझे टारगेट करना है, 23 बनाने का एक ही वे है, 12 और 11, 12 + 11, उसके अलावा कोई और वे मुझे नज़र नहीं आ रहा। 12 + 11 यहाँ से भी बन सकता है और 12 + 11 यहाँ से भी बन सकता है। मुझे मतलब क्लियर हो गया कि यार एप्पल स्मूदी तो डेफिनेट है कि वो आएगा ही आएगा, एप्पल स्मूदी विल डेफिनेटली बी देयर। बट एप्पल स्मूदी के साथ में कौन होगा, मैंगो स्मूदी होगी या FS होगा, मुझे नहीं पता। मैंगो स्मूदी होगी या FS होगी, मुझे नहीं पता, थोड़ा नीट एंड क्लीन लिख देते हैं यार। एप्पल स्मूदी होगी, उसके साथ में मैंगो स्मूदी होगी या फिर फ्रूट सैलेड होगा, मुझे नहीं पता, अभी मैं रोक देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद में हमने बात करा कि यार मुझे चाहिए यहाँ पे 21 बनाने का एक ही तरीका नज़र आ रहा है, 11 और 10, और 11 एक ही है अवेलेबल, 10 एक ही है अवेलेबल। तो आई कैन से दैट AS + BS होगा यहाँ पर, एप्पल स्मूदी प्लस बनाना स्मूदी। ठीक है, देन उसके बाद में मुझे 29 बनाना है। 29 बनाने का एक ही तरीका नज़र आ रहा है 19 एंड 10 की हेल्प से, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो मेरे पास हो गया BS + PS + MFS, मिक्स्ड फ्रूट कुछ था, मिक्स फ्रूट स्मूदी। ठीक है, अभी R4 पे नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर मुझे कम प्राइस पे, लॉस पे भी बेचना पड़ेगा, कुछ कुछ छोड़ते हैं। कावेरी पे आते हैं, 19 हुआ, 19 बनाने का एक ही रास्ता भैया, एक ही आइटम मैं बेच रहा हूँ कावेरी के लिए, दैट इज़ MFS। ठीक है, देन 22 बनाने का दो तरीके हो सकते थे। एक तरीका क्या है 22 बनाने का, 12 + 10। ठीक है, एक तरीका है ये वाला 12 और 10, और एक तरीका है 11 एंड 11। बट 11 एंड 11 दो बार आ नहीं सकता, या तो एक यूनिट बनेगा या 0 बनेगा एक आवर में किसी एक पर्सन के द्वारा। ठीक है, तो 11 एंड 11 दो बार आना पॉसिबल नहीं, 12 एंड 10 पॉसिबल है, ये वाला 12 और ये वाला 10 पॉसिबल है। बट हमारे पास एक बात हुई थी कि यार गंगा ही ऐसी है जो कि ये वाला मैंगो स्मूदी में इन्वॉल्व हो सकती है, बाकी कोई भी पर्सन मैंगो स्मूदी में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए 22 का, तो 22 बनाने का वे एक ही है कि यार यहाँ पर 12 और यहाँ पर 10, तो BS + FS, BS + FS। ठीक है, देन उसके बाद में मुझे चाहिए यहाँ पे वैल्यू 30। तो भैया 30 बनाने का एक ही तरीका नज़र आ रहा है 19 एंड 11 की हेल्प से। तो अपने पास में यहाँ पर आ गया एप्पल स्मूदी प्लस MFS। ठीक है, देन हम लोग मूव करते हैं नर्मदा के ऊपर। मुझे चाहिए 31 बनाने का एक ही तरीका है 19 एंड 12। तो 12 मुझे पता है मैंगो स्मूदी से आएगा नहीं नर्मदा के केस में, तो अपने पास बचा FS + MFS। ठीक है, देन मुझे 21 बनाना है। 21 बनाने का एक ही तरीका नज़र आ रहा है AS + BS। देन उसके बाद मुझे 23 बनाना है। 23 बनाने के लिए 12 एंड 11 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। 12 जो है वो मैं मैंगो स्मूदी का यूज़ कर नहीं पाऊंगा, तो इट हैज़ टू बी 12 कितना चाहिए मुझे 23, हाँ 12 एंड 11 चाहिए होगा, AS + FS। ठीक है, अब आते हैं जी R4 के ऊपर। सबसे मेन कहानी तो उसी के ऊपर होने वाली थी। ठीक है, R4 के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा, ठीक है, चलो इसको सॉल्विंग करने का ट्राई करते हैं। अब R4 के अंदर क्या हो रहा है जी, R4 में कह रहा था ईच वुमेन हैड एक्जैक्टली 1 यूनिट ईच ऑफ 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एज लेफ्ट ओवर्स। कोई दो होंगे, एक एक यूनिट होगा, कोई दो होंगे, कोई एक एक यूनिट होगा, और बनाना नहीं था वो। तो अगर बनाना नहीं था तो बचा कौन भाई, मिल्क बचा, मैंगो बचा,
और बचा एप्पल, ठीक है। अब मिल्क का प्राइस था कितना, 5 रुपीज़, और मैंगो का प्राइस था अपने पास में 3 रुपीज़, और एप्पल का प्राइस था 2 रुपीज़। और वो बोला गया कि यार हर आइटम जो भी एज ए लेफ्ट ओवर बेचा जाएगा वो एज एट अ लॉस ऑफ ₹1 बेचा जाएगा। मतलब 4 रुपये में मैंगो, 4 रुपये में मिल्क, 2 रुपये में मैंगो और 1 रुपये में एप्पल बेचा जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ गंगा के ऊपर, भैया गंगा ने यहाँ पर 30 रुपये जो है वो रेवेन्यू जनरेट करा, ठीक है। अब 30 रुपये का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इसमें वो 2 आइटम्स भी होंगी जो कि लॉस में बेची गई हैं। 2 आइटम वो कौन सी होंगी, मे बी वो मिल्क एंड मैंगो हो, मे बी वो मिल्क एंड एप्पल हो, मे बी वो मैंगो एंड एप्पल हो, मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता क्या होगा। मैंने क्या बोला कि यार लेट इट बी वो मिल्क प्लस मैंगो हो जाए, मिल्क प्लस मैंगो हो जाए, ठीक है। अगर मिल्क प्लस मैंगो होता है तो इन दोनों का फॉर्मेशन होगा 4 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। अगर वो होता है मिल्क प्लस एप्पल, मिल्क प्लस एप्पल, तो इन दोनों का जो फॉर्मेशन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू मिल्क प्लस एप्पल का दैट विल बी इक्वल टू 5। और अगर वो होगा मैंगो प्लस एप्पल, मैंगो प्लस एप्पल, तो द वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 30 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ है फॉर गंगा इन द R4, तो या तो उसने जो एक्चुअल में जो चीज़ें सेल करी हैं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट उसने सेल करे उसकी हेल्प से जो उसने अमाउंट जनरेट करा होगा दैट विल बी आइदर 30 - 6 that will be equal 24, either it will be 30 - 5 that will be equal 25, that will be either 30 - 3 that is equal 27। इन तीनों में से कोई एक पॉसिबल वैल्यू जो वो होना चाहिए, इनके अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हमने बात क्या करा कि यार यहाँ से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है वो देख लेते हैं। हमने क्या बोला, वैल्यू तो अपने पास में 30 है ना, 30 - 6 that will be equal 24, 30 - 5 will be equal 25, 30 - 3 will be equal 27। मुझे चेक करना है यार इन तीनों में से कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, मे बी तीनों पॉसिबल हो, मे बी एक भी पॉसिबल, एक ही पॉसिबल हो, मे बी 2 पॉसिबल हो, देख लेते हैं। 27 बनाने की अगर मैं बात करता हूँ फिनिश प्रोडक्ट की हेल्प से, 27 में कभी भी बना सकता हूँ क्या, 27 कभी भी नहीं बन पाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज रेवेन्यूज, नहीं। तो मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, दिस केस विल नॉट बी पॉसिबल। सिमिलरली मैंने बात करा 30 - 5 25 बनाने का, 25 भी मैं नहीं बना पाऊंगा, 19 और 12 एंड नहीं बना पाऊंगा, वही प्रॉब्लम है, हटाया मैंने इसको भी। अगर ये भी हटा दिया बचा 24। अब 24 बनाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका क्या है, वो तरीका है हमारे पास में कि यार एक ये वाला यूज़ करते हैं 12, एक ये वाला 12 यूज़ करते हैं और एक ये वाला 12 यूज़ करते हैं। मतलब एक मैंगो स्मूदी और एक साथ में फ्रूट सैलेड, मैंगो स्मूदी प्लस फ्रूट सैलेड, ठीक है। अगर मैंगो स्मूदी और फ्रूट सैलेड बचा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ गंगा के लिए कि गंगा ने एक्चुअल में कौन सी वैल्यूज जो हैं वो एज अ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट बेचा होगा या लॉस में बेची होंगी, कौन सी वो आइटम्स हैं जो उसने एज अ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट बेची होंगी। क्या आप वो फिगर आउट कर पा रहे हो। 6 रुपये का लॉस उसको कब होता है, 6 रुपये का लॉस उसको कब होता है, जब वो मिल्क और मैंगो को एज अ लॉस बेचती है। मतलब एक अपने पास में मिल्क है जो 1 यूनिट मिल्क है उसने लॉस में बेचा, और दूसरा अपने पास में मैंगो जो उसने 1 यूनिट जो है वो लॉस में बेचा, दैट इज़ फाइन, ठीक है। अब मूव करते हैं यार कावेरी पे और नर्मदा के ऊपर। अब नर्मदा में वैल्यू है 22 का, कावेरी में वैल्यू है 27 का, ठीक है। अब 27 - 6 करूँगा दैट विल बी 21, 27 - 5 करूँगा दैट विल बी 22, 27 - 3 करूँगा दैट विल बी इक्वल 24। अब 24 बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा 12 एंड 12, बट अगर मैं बात करता हूँ कावेरी के लिए आई कैन नॉट यूज़ इसमें मैंगो स्मूदी नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। तो 12 एंड 12 24 नॉट पॉसिबल, ठीक है। बचा 22 बनाने के लिए क्या रास्ता है जी, 12 एंड 10 यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। 22 बनाने के लिए 12 एंड 10 यूज़ हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। 21 बनाना होगा तो 11 एंड 10 यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो चाहे मैं 11 एंड 10 यूज़ करूँ, चाहे मैं 12 एंड 10 यूज़ करूँ, मुझे ये पता है भाई बी जो बनाना स्मूदी है 10 रुपये का, उसका तो कन्फर्म है कि वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक आइटम तो बनाना स्मूदी कन्फर्म है, दूसरा कौन सा अभी मुझे नहीं पता। पहले नर्मदा का चेक कर लेते हैं, नर्मदा में क्या होता है, देन अकॉर्डिंगली इस केस में वापस आने का ट्राई करेंगे। नर्मदा में वैल्यू है 22 से 6 सब्ट्रैक्ट करूँगा दैट विल बी 16, 17, 19। 16 नहीं बना सकता, 17 नहीं बना सकता, किसी भी हालत से किसी भी रेवेन्यू से नहीं बना सकता। बचा अपने पास ओनली 19 जो बनाना होगा, और 19 बनाने का भैया एक ही रास्ता था, दैट इज़ डायरेक्टली यूजिंग MFS, ठीक है। अगर MFS यूज़ करके मैं बना पा रहा हूँ तो मैं ये भी कह पाऊँगा कि यहाँ पर मैंने 3 वैल्यू रिमूव करा, मतलब एक मैंगो मैं नहीं बेच पाया था उसको मैंने लॉस में बेचा, और एक एप्पल जो था मैं नहीं बेच पाया था उसको मैंने लॉस पे बेचा, ठीक है। अब बात बचती है इस पर बनाना स्मूदी प्लस या तो 21 बनाऊँ या 22 बनाऊँ, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, अननेसेसरी ये डेटा हमारे काम का नहीं है। अब बचा अपने पास में 27 से 6 सब्ट्रैक्ट करूँ या 5 सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है। अगर मुझे 21 बनाना होगा, पहला केस इसको लेके चल रहे हैं, दूसरा केस इसको लेके चल रहे हैं, तो BS प्लस AS, ठीक है। दूसरा केस लेकर चल रहे हैं BS प्लस 12 वाला कौन सा था, FS, ठीक है। ये 2 केसेस बन गए।
अगर मैं पहले केस की बात करूं, पहले केस में मैं कितना रिमूव कर रहा हूँ, 27 माइनस 6 कर रहा हूँ, 6 रिमूव कर रहा हूँ, मतलब मिल्क और मैंगो जो है वो मैं नहीं बेच पाया हूँ, ठीक है। दूसरे केस में जब मैं बी एस प्लस एफ एस मतलब 22 रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहा हूँ, मतलब 5 रुपये में लॉस खा रहा हूँ, तो वो मिल्क एंड एप्पल की वजह से होगा, मिल्क एंड एप्पल की वजह से होगा। तो ये मेरा फॉर्मेशन हो चुका है। अब जो वो क्वेश्चन मांगेगा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। देखते हैं कैसे। कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फ्रूट सैलेड सोल्ड इन द फर्स्ट हार। अगर मैं फ्रूट सैलेड की बात कर रहा हूँ, सोल्ड इन द फर्स्ट हार, फ्रूट सैलेड ये आया एक, ये दूसरा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। एक तो आना कंफर्म है, दूसरा कैन बी देयर और कैन नॉट बी देयर। दूसरा आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, तो आर आंसर विल बी आइदर 1 और 2, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। कौन सी बात ऐसी है जो 100% ट्रू है, कोई भी उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। कह रहा गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर मैंगोस। गंगा डिड नॉट सेल, ये तो कर रही है भाई, ठीक है, मतलब ये तो गलत है, ये नहीं आंसर हो सकता। गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर एप्पल्स। गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर एप्पल, तो बिल्कुल सही है यार, गंगा ने कोई भी एप्पल जो है वो सेल नहीं करा लेफ्ट ओवर, वो मिल्क और मैंगो जो है वो सेल कर रही है लेफ्ट ओवर में, ठीक है। तो दिस विल बी आवर आंसर, सेकंड ऑप्शन। कह रहा व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मिल्क द 3 वुमेन हैड इन द बिगिनिंग। तो भैया मिल्क जितना होगा उतना ही तो अल्टीमेटली बेचा होगा, जितना मिल्क होगा उतना ही तो अल्टीमेटली बेचा होगा। तो अगर उस मिल्क को बेचने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे ये देखना है यार मिल्क किन किन प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। या फिर मैं ये देख लूँ मिल्क कितने प्रोडक्ट में यूज़ नहीं होता है। तो भैया अगर मैं ना यूज़ होने की बात करूँ तो फ्रूट सैलेड में ही मिल्क यूज़ नहीं होता, बाकी सब जगह पर होता है। तो अगर मैं गंगा की बात करूँ, गंगा की अगर बात करें, एक यहाँ पर कंफर्म है, 2 कंफर्म, 3 कंफर्म, 4 कंफर्म, 5 कंफर्म और 6 कंफर्म, ये वाला नहीं है फ्रूट सैलेड। 6 यहाँ से हो गया, यहाँ पर वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पर वैल्यू एक और मिल्क का कंफर्म है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब यहाँ पर मैंगो स्मूदी भी हो सकता है, फ्रूट सैलेड भी हो सकता है, मतलब गंगा से जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी 7 और 8। मिल्क का जो वैल्यू होगा दैट विल बी आइदर 7 और 8, और ऑप्शन है आइदर की फॉर्म में, तो ठीक है। देखते हैं कावेरी की अगर मैं बात करूँ, कावेरी के केस में क्या हो रहा है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 3 4 5 6 या 5 और 6, दोनों में से कोई एक। दोबारा से देखते हैं, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 ये वाला नहीं होगा, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और नीचे तो मिल्क होना कन्फर्म ही है। तो मतलब यहाँ पर वैल्यू बन जाएगा 6 और 7 का, ठीक है, 6 और 7 का, ओके। नर्मदा के लिए मैं बात करूँ, अगर नर्मदा के लिए 1 2 3 4 5 6 6 आना कन्फर्म है। तो अपने पास वैल्यू कितना बना, मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूँ 6 6 12 12 और 7 19, तो अपने पास मिनिमम वैल्यू विल बी 19। दिस ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड, दिस विल बी एलिमिनेटेड, दिस विल बी एलिमिनेटेड। तो मैक्सिमम भी देख लेते हैं भैया, 6 और 7, 6 6 13 और 13 और 8 अपने पास में हो गया 21। एक बार चेक कर लेना, 6 यहाँ पर हुआ, अगर 6 और 7 13 13 और 8 21, तो यार 21 कैसे बन गया फिर, एक बार ही चेक कर लेते हैं भाई, कुछ गलती करा हमने। 1 यहाँ पर कंफर्म है, दूसरा तीसरा यहाँ पर कंफर्म है, चौथा और 5वां ये कंफर्म है, छठा ये कंफर्म है, 7वां ये कंफर्म है। 7 ये हो गए, तो एक और आ सकता है, 8 ही हो गए, ठीक है। देन हमने बात करा इसका, 1 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 6 हो भी सकता है, ये 6 यहाँ से आ जाएगा, ये कंफर्म, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2 केसेस हैं, ऊपर वाला 6, ठीक है, नीचे वाला भी 6, तब भी आना ही आना यार। 1 यहाँ पर आया, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है, 7 यहाँ पर आया, 7। और अगर जो है दूसरा केस लेकर चलता हूँ तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, तो 6 और 7 ही बन रहा है, ठीक है यार, 6 और 7 ही आना चाहिए यहाँ पर भी। देन उसके बाद में नर्मदा की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, अच्छा यहाँ पर है नहीं यार, गलत कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 5 वैल्यू है अपने पास, 5 वैल्यू है, मैं यहाँ पर नीचे मैंगो नहीं है, 5 वैल्यू है, गलती कर बैठे भाई ध्यान से। 5 वैल्यू हुआ तो मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू, इसको चेक करते हैं, अगर 5 यहाँ पर है तो 5 और 6 11, 11 7 18, 18 मिनिमम वैल्यू में होना चाहिए, मतलब दिस विल नॉट बी माई आंसर, ठीक है, दिस विल ऑल्सो नॉट बी माई आंसर। मिनिमम वैल्यू मुझे 18 चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 5 7 12 12 और 8 20, तो 18 वैल्यू अपना मिनिमम है, 20 मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये अपना आंसर बन जाएगा, दिस विल नॉट बी आर आंसर, ठीक है। तो गलतियाँ हो सकती हैं, उनसे समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
Last question, if it is known that there 3 leftover units of mango were sold during the last business hour of the day, how many apple smoothies were sold during the day? आप चेक कर लोगे, कह रहा है 3 leftover units of mangoes, तो भैया एक मैंगो यहाँ पर आ रहा है, एक मैंगो यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये वाला केस सेटिस्फाई होगा. अगर ये वाले केस की बात कर रहा है मतलब मुझे ये वाला केस सेटिस्फाई कराना होगा. देन कह रहा है हाउ मेनी एप्पल स्मूदीज वर सोल्ड ड्यूरिंग द डे, तो आप चेक कर लोगे, काउंट कर लोगे, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर हो गया. अच्छा क्वेश्चन था, इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पर, ऑल्दो ये 4 वाला सेट है बट फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अंदर घुस के ही पता लगेंगी, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेंगी. स्पेशली अगर R4 की बात करें तो वो उतना ईजी नहीं था समझना सबके लिए. जिनका स्लॉट 1 रहा लास्ट ईयर उन्होंने ट्रबल फेस करा था अच्छा खासा. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट पजल, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सबको अच्छा लगता है. रीड कर लो एक बार, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, रीड कर लो. अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हो. भाई साहब शेयर ज़रूर करना, मेहनत लग रही पूरी, शेयर ज़रूर करना. अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, ज़रूर शेयर करना. पास्ट ईयर पेपर का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टेज पे आपको आइडिया लगेगा कि यार एग्जामिनर जो क्वेश्चंस बनाता है वो कैसे बनाता है. ऑल्दो आप मॉक्स दे रहे हो बट जो एक्चुअल कैट पेपर है उससे ज़्यादा क्लोजेस्ट टू कैट तो कुछ भी नहीं हो सकता ना. तो इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को करो और शेयरिंग भी कर दीजिए. शेयरिंग इज केयरिंग. ठीक है, चलो जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है. देखते हैं क्या होता है. लास्ट क्वेश्चन में जब बात कर रहा था कि यार कई बार हमें मल्टीपल टेबल बनाने पड़ते हैं तो मजबूरी में हमें यहाँ पर बनाना पड़ ही गया. ऑल्दो उतना ज़्यादा रोल नहीं था, ये बनाना ही पड़ता, उतना ज़्यादा रोल नहीं था, बट कई बार हमें बहुत ज़्यादा बड़े रोल वाला भी डबल टेबल बनाना पड़ता है. इसमें देखेंगे. ठीक है, चलो जी. कह रहा है अ जर्नल प्लान्स, आई होप सो टेक्स्ट ज़्यादा छोटा नहीं हो गया, क्वेश्चन बड़ा था तो मुझे टेक्स्ट थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ा सो दैट मैं फिट कर पाऊँ स्क्रीन पे. कह रहा है जर्नल प्लान्स टू पब्लिश 18 रिसर्च पेपर्स रिटन बाय 8 ऑथर्स ABCDEFGH इन 4 इशूज ऑफ द जर्नल शेड्यूल्ड इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर. 4 इशूज होने वाले हैं, 18 टोटल रिसर्च पेपर है. ईच ऑफ द रिसर्च पेपर्स वॉज रिटन बाय एग्जैक्टली 1 ऑफ द 8 ऑथर्स. अब ये ठीक है, कॉमन सेंस वाला डेटा है. 5 पेपर्स वर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 इशूज, मतलब फर्स्ट 2 इशूज कौन से हैं, जनवरी एंड अप्रैल, उनमें 5-5 होंगे, मतलब 10 ये हो गए कंज्यूम, बाकी 8 बचे. तो वो कह रहा है भाई 4 वर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द लास्ट 2 इशूज, मतलब पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 4, चौथे में 4, मतलब जनवरी में 5, अप्रैल में 5, जुलाई में 4, अक्टूबर में 4. ठीक है, देन उसके बाद और आगे बढ़ते हैं. कह रहा है एवरी ऑथर रॉट एटलीस्ट 1 पेपर एंड एट मोस्ट 3 पेपर, मतलब कोई भी अगर एक ऑथर होगा, ए से लेकर एच तक ऑथर्स हैं, टोटल 18 वो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, 8 ऑथर हैं, तो वो कम से कम एक ऑथर, हर एक ऑथर कम से कम एक रिसर्च पेपर लिखेगा ही लिखेगा, और हर एक ऑथर ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही लिख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पेपर्स रिटन बाय ADGH वॉज डबल द टोटल नंबर ऑफ रिटन बाय द अदर 4 ऑथर्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना पड़ेगा भाई मजबूरी में. A+D+G+H का जो वैल्यू है वॉज डबल द टोटल नंबर ऑफ पेपर रिटन बाय द अदर 4 ऑथर. देखो अगर 18 वैल्यू है, वो कह रहा है एक वैल्यू A है और दूसरा वैल्यू 2A है, तो वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. 3A विल बी इक्वल टू 18. 18 रिसर्च पेपर से 3A विल बी इक्वल टू 18, तो एक कॉम्पोनेंट बन जाएगा 12 और बाकी का कॉम्पोनेंट कितना बचा, B और C और B C D E एंड F. इन सब का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 6. ये सब मिलाकर 6 रिसर्च पेपर छाप रहे हैं और ये ADGH मिलकर जो है वो 12 रिसर्च पेपर जो है वो छाप रहे हैं. ठीक है, आगे मूव करते हैं. देन बोला गया 4 ऑफ द ऑथर्स वर फ्रॉम इंडिया, 2 वर फ्रॉम जापान, 2 वर फ्रॉम चाइना. ठीक है, लिख देते हैं भैया, काम आने वाला है बाद में. 4 इंडिया से हैं, 2 अपने पास जापान से. बार बार मुझे रीड नहीं करना चाहता मैं एक बार लिखा होगा तो मैं लिखा होगा. अभी मैं तो अंडरलाइन भी कर सकता था बाद में यूज़ करने के लिए, बट मैं आपके सिनेरियो से बता रहा हूँ कि आपको अलग से नोट डाउन कर लेना है ऐसे वाला डेटा. मैं बार बार नहीं रीड करना चाहता, इस कन्फ्यूजन के जाल में नहीं फंसना चाहता कि यार 4 जापान वाले थे या 4 चाइना वाले थे या कितने 2 इंडिया वाले थे. नहीं, हमने जो लिखा था हमने साइड बाय साइड नोट डाउन कर लिया. ठीक है, देन कह रहा है ईच ऑथर बिलोंग टू एक्जैक्टली 1 ऑफ द 3 एरियाज, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड लॉजिस्टिक्स. ठीक है, पहले उसने 3 पार्ट में डिवाइड करा, इंडिया, जापान एंड चाइना में. अब उसने एरिया वाइज भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड लॉजिस्टिक्स में, जिसमें बोला 4 ऑफ द ऑथर्स फ्रॉम लॉजिस्टिक्स. ठीक है, लॉजिस्टिक्स वाले 4 हैं और ऑटोमेशन वाले वो कह रहा है 2 है. अगर ऑटोमेशन वाले 2 हैं तो मैन्युफैक्चरिंग वाले भी 2 ही होंगे. ठीक है, 8 लोग हैं, 4 लॉजिस्टिक्स में चले गए, 2 ऑटोमेशन में चले गए, तो 2 मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएंगे, ऑब्वियस बात है.
देन कह रहा है एज पर द जर्नल पॉलिसी नन ऑफ द ऑथर्स कुड हैव मोर देन वन पेपर इन एनी इशू ऑफ द जर्नल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जनवरी में कोई पर्सन आया वो बोले भैया मुझे 2 इशू करना है, दो में मुझे जो पेपर है वो छापना है, नहीं पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जिसको 3 पेपर छापने होंगे तो वो या तो जनवरी अप्रैल जुलाई में छापेगा, या फिर जनवरी अप्रैल अक्टूबर में छापेगा, या जनवरी जुलाई अक्टूबर में छापेगा, या अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर में छापेगा। दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज। इनके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं कि भाई आप जनवरी में 2 छाप लो, अप्रैल में आप 1 छाप लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अलग अलग जगह पर ही आना होगा। ठीक है, अब यहाँ तक की जो कहानी थी वो हमने समझ ली। अब इसके बाद में डेटा आता है जी, एफ एन इंडियन ऑथर फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स एरिया रोट ओनली 1 पेपर, इट वॉज शेड्यूल्ड इन द अक्टूबर इशू। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था ना कि यार 2 टेबल बनाने से हिचकिचाया मत करो, यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको दिखेगा कि यार एक ठीक है यार एक टेबल से बन सकता है, बट हर बारी आपके एग्जाम कंडीशन में आपके माइंड में नहीं आएगा कि मुझे एक ही टेबल बनाना है। तो अगर आपको मजबूरी में 2 टेबल बनाना पड़ता है तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन एक बार रीड करना, कह रहा व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेपर्स रिटन बाय BCEG। BCE की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, BCEG की बात कर रहा है, BCE तो यहाँ पर है, BCE का जो सम है BCE प्लस F का जो सम है दैट इज 66। तो मुझे पता चल गया कि यार 133 ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा आंसर, 1331 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा आंसर। क्यों नहीं होगा? 1 + 3 विल बी इक्वल टू 7 ओनली। मुझे पता है B + C + E + F विल बी इक्वल टू 6 ओनली, तो इट विल नॉट बी माई आंसर। ठीक है, 3 + 1 + 1 कैन बी माई आंसर, 1 + 2 + 2 कैन बी माई आंसर, 1 + 2 + 2 कैन बी माई आंसर। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी प्यारी चीज़, बहुत प्यारी चीज़, क्या भैया अगर मैं पहली ऑप्शन देखूँ 1 2 2 3 1 1 1 2 2, सबका आंसर सबका जो सम है वो 5 बन रहा है। भैया अगर सबका सम जो है वो 5 बन रहा है तो कैन वी से दैट डायरेक्टली कि यार F वाला जो होगा वो 1 ही रहेगा। ऑल्दो कहीं ना कहीं आगे चल के मेंशन हो या ना मेंशन हो, मुझे ये पता चल गया कि यार F वाला जो होगा ना वो एक ही जो है वो अपना पेपर जो है छाप रहा होगा, एक से ज़्यादा उसका हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो? ऐसे चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है भैया। टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा, सीधी उंगली से निकलना बंद हो गया नहीं निकलता। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हमने करी तो हमें यहाँ पर क्लियर हुआ कि यार BCE का जो सम होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास में 5 बन रहा है इन ऑल द ऑप्शंस। तो अगर 5 बन रहा है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट जो F होगा उसका जो वैल्यू होगा दैट हैज़ टू बी 1, कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेपर्स, नीचे वाला लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेपर ऑथम फ्रॉम, अभी नहीं पता यार कौन किसको बिलोंग कर रहा है, अभी अटक रहा है काम। अभी मुझे थोड़ा सा और आगे एफर्ट मारना पड़ेगा, इसके बिना मुझे पता चलना नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, चलो पहले बाइफर्केशन कर देते हैं जनवरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर में, देखते हैं भाई उनमें क्या होता है, क्योंकि पॉइंट्स उसके रिलेटेड कुछ गिवन है। बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल है। कह रहा है F इज एन ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया रोट ओनली 1 पेपर, इट वॉज शेड्यूल्ड इन द अक्टूबर इशू। तो F का अक्टूबर इशू का पता चल गया, A वाला अक्टूबर में नहीं कर पाया। अच्छा, एक चीज़ और मिस करके आता ना, बता देता हूँ। इसी रीज़न से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार अगर A + D + D + H 12 बना रहा है और किसी के लिए भी मैक्सिमम वैल्यू वॉज इक्वल टू 3 ओनली, तो आई कैन से दैट 3 + 3 + 3 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 12 ओनली। तो आई कैन से दैट A का वैल्यू, D का वैल्यू, G का वैल्यू, H का वैल्यू दैट हैज़ टू बी 3, ऑल द 3 विल बी देयर। ठीक है, तो अगर ऑप्शन पहला क्वेश्चन कह रहा था यार G, तो मतलब लास्ट में 3 होना चाहिए आंसर में, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, लास्ट में 3 चाहिए मुझे, कंफर्म है। तो या तो आंसर होगा 1 2 2 3 या फिर आंसर आएगा 3 1 1 3, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है, कौन सा होगा अभी नहीं पता। ठीक है, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, पहुंच जाएंगे, क्या टेंशन लेना है। ठीक है, कोई नहीं। अब बाइफर्केशन करते हैं, थोड़ी बाइफर्केशन कर देते हैं, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बाइफर्केशन कर देते हैं हम लोग इसमें, जनवरी में, और दूसरा अप्रैल में, और तीसरा जुलाई में, और चौथा अक्टूबर में। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन था कि यार जनवरी में 5 होंगे, अप्रैल में 5 होंगे, जुलाई में 4 होंगे, अक्टूबर में 4 होंगे। तो इसका बाइफर्केशन कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया हमने 5 डिफरेंट पार्ट्स में। 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें ये भी पता है कि जुलाई में 4 ही रहेंगे, तो इसमें हमने क्रॉस कर दिया कि यार यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट कि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, बाकी जगह पर 5 होने हैं फॉर जनवरी एंड अप्रैल। ठीक है, कहानी क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, पहला पॉइंट, F इज़ एन इंडियन ऑथर। तो भैया F का जो अंदर का डेटा है, अगर मुझे F का अंदर का डेटा बनाना है तो मैं इसी टेबल के अंदर, ये जो मैंने टेबल बनाया आपके सामने, ये वाला टेबल, अब F का डेटा अगर मैं लिखने बैठूंगा इसमें तो कचरा हो जाएगा। बात समझ पा रहे होगे कि यार ये वाला जो टेबल है ये मुझे हेल्प तो कर देगा सॉल्विंग करने में, बाइफर्केशन करने में, बट अगर मैं F को भी बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैं अपने लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज करूंगा, क्योंकि अगर मैंने F को इस सिचुएशन में यहाँ पर डालने का ट्राई करा तो मेरा काम बिगड़ गया भाई, मैं क्यों डालूँ। हमें पचरंगा जो है बीच में नहीं बना देना है कि भैया रंग बिरंगा हम लोग कर दें,
नहीं, हमारे लिए चीज़ें बिखर जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक टेबल में बनाया नहीं जा सकता, बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर मैं टेबल बनाऊँ ABCDEFG के रिस्पेक्ट में, कुछ लोगों ने बनाया होगा, बट वो बात होती है एग्जाम कंडीशंस के बाद की, जब आप पूरा नीट एंड क्लीन बना सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ उसी स्टेज में जब आप सॉल्विंग जो वो कर रहे हो। तो अगर उसी स्टेज में हम लोग सॉल्विंग कर रहे हैं, अगर मुझे 2 टेबल की हेल्प से आगे बढ़ना पड़ता है, कोई बात नहीं, मैं बढ़ सकता हूँ भाई, मेरे हाथ में चीज़ें हैं। अगर मैं जानता हूँ करना तो मैं कर लूँगा। एक टेबल बनाने में, अच्छा टेबल बनाने के चक्कर में मैं ज़्यादा टाइम ले लूँ तो वो कोई कहीं से भी कोई समझदारी की बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। हमने बोला अब चलो 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर लेते हैं भाई। A है, B है, CDEFG एंड H, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, आई होप सो आपको पता है। एक अपने पास में कंट्री और दूसरा है उनका फील्ड। पहला है कंट्री, दूसरा है उनका फील्ड। ठीक है, चलो इसको ना थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं। ठीक है जी, चलो यहाँ पर हमने लिख दिया जी कंट्री, देन उसके बाद में हमने लिख दिया जी फील्ड। ठीक, तो सबसे पहले कह रहा है F इज़ एन इंडियन, F इज़ एन इंडियन, तो भैया इंडियन को I लिख दिया, I, चलो IND लिख देते हैं और फील आ जाएगा। ठीक है, F एन इंडियन ऑथर फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स एरिया, लॉजिस्टिक्स से, ठीक है, लॉजिस्टिक्स को LOG लिख दे रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ओके, रोट ओनली 1 पेपर एंड इट वॉज शेड्यूल्ड इन द अक्टूबर इशू। F ने एक ही लिखा, चलो पहले पॉइंट में ही हमारे पास अवेलेबल हो गया था, तो हमने जो फिगर आउट करा उसका कोई बहुत ज़्यादा हमें हेल्प नहीं मिल पाया, बट ये तो सीखने की बात है ना कहीं हेल्प देगा। तो पहले पॉइंट से पता चल गया कि F इट वॉज शेड्यूल्ड इन द अक्टूबर इशू, तो F ने एक ही करा, दैट इज इन द अक्टूबर इशू। ठीक है, हमने टिक कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने क्लासरूम स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बताया हुआ, आपको भी बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ तो आपको लगता है यार आपने तो टिक कर लिया, यार आपके तो मज़े हैं, हमारे पास तो मज़े हैं नहीं, तो हम लोग कैसे करें? आपको क्या करना है, आपको जो है वो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी पॉइंट्स होंगे 9 पॉइंट्स हैं। अब मान लो आपका पहला पॉइंट यूज़ हो गया, तो पहला पॉइंट आप कट कर दोगे या टिक कर दोगे। अब मान लो सेकंड पॉइंट जो है वो आपका जो है वो यूज़ हुआ बट आधा यूज़ हुआ, तो सेकंड पॉइंट के आपने सर्कल कर दिया और साथ में ऐसा लिख दिया, तो आके आपको पता चल जाएगा यार आधा यूज़ हुआ है। तो वो आपके अपने नोटेशन है, जैसा भी आप यूज़ करना चाहो भैया करो, बस आपको समझ में होनी चाहिए कि आपने जो यूज़ करा उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है, चलो देन कह रहा है ए वॉज फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया, ए जो है उसका जो फील्ड है दैट इज ऑटोमेशन एरिया। ठीक है, एंड डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल्ड इन द अक्टूबर इशू, अक्टूबर में ए नहीं है। अगर अक्टूबर ए जो है वो अक्टूबर में नहीं है, ए को 3 बार आना था, ये लिखा हुआ ना ADGH, ये सारे के सारे 3 बार आएंगे। ए को अक्टूबर में नहीं आना, 3 बार आना, और एक टाइम पे, एक मंथ में या एक शेड्यूलिंग में वो एक बार से ज़्यादा नहीं आएगा। तो आई कैन से दैट ए विल बी प्रेजेंट इन जनवरी, ए विल बी प्रेजेंट इन अप्रैल, ए विल बी प्रेजेंट इन जुलाई। ठीक है, यूज हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कह रहा नन ऑफ द इंडियन ऑथर्स वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया। ठीक है, कोई भी इंडियन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, ये नन ऑफ द इंडियन ऑथर्स वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, हाँ ठीक है, कोई भी इंडियन जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग को बिलोंग नहीं करता है। मैंने नोट डाउन कर लिया, आई होप से समझ में आ रहा होगा कि यार कैसे नोट डाउन करा है, क्या मतलब है इसका। कोई भी इंडियन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया को बिलोंग नहीं करता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले जो होंगे वो जापान या चाइना इनको बिलोंग करने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है एंड नन ऑफ द जैपनीज और चाइनीज ऑथर वर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया। अब देखो जैपनीज और चाइनीज में से कोई भी ऑटोमेशन को बिलोंग नहीं करता, तो भैया ऑटोमेशन को बिलोंग करने के लिए कौन सा कंट्री बचा? दैट हैज टू बी इंडिया। तो इंडिया वाला एक, इंडिया वाला दो, दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे होंगे ऑटोमेशन, क्योंकि ऑटोमेशन वाले 2 हैं, तो दोनों के दोनों इंडिया में चले जाएंगे। एक ऑटोमेशन और दूसरा ऑटोमेशन, तो अगर एक ऑटोमेशन इंडिया, 2 ऑटोमेशन इंडिया, 2 ही ऑटोमेशन है, तो अगर पहले नंबर में मैं ए की बात करूँ, ए में ऑटोमेशन लिखा गया है, तो आई कैन क्लियरली से दैट दिस हैज़ टू बी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, बात हुआ खत्म। आगे मूव करते हैं, वाला पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया। चौथा पॉइंट कह रहा है ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो भैया अगर ए एंड एच डिफरेंट कंट्रीज से हैं तो आपको क्या करना है, जो कंट्री वाला कॉलम है कंट्री के नीचे लिख दो ए नॉट इक्वल टू एच। ठीक है, या फिर मैं ए मेरे पास ऑलरेडी इंडिया आ ही चुका है, तो मैं ऐसा करता हूँ ए नॉट इक्वल टू एच है, तो आई कैन से दैट दिस इज नॉट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया निगेशन डाल के कि यार ये वाला जो है वो इंडिया से नहीं होगा। ठीक, ओके, आगे मूव करते हैं। बट हैड देयर पेपर शेड्यूल्ड इन एग्जैक्टली द सेम इशूज। अच्छा, कह रहा है ए एंड एच जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, बट उनके जो पेपर हुए हैं शेड्यूल हुए हैं वो एग्जैक्टली सेम इश्यूज में हुए, मतलब जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जिस में भी ए आया उसी में जो है वो अपने पास में एच भी आना चाहिए, और एच जो है वो 3 बार आने वाला था, कंफर्म था, ए की तरह वो भी 3 बार आने वाला था। तो आई कैन से दैट एच विल बी प्रेजेंट इन जनवरी, एच विल प्रेजेंट इन अप्रैल, एच विल बी प्रेजेंट इन जुलाई। ठीक है, खत्म हो गई कहानी यहीं पे। 5वां पॉइंट, सी एंड डी बोथ चाइनीज ऑथर्स। चाइना चाइना का कोटा पूरा हो गया, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि इंडिया वाले 4 थे, जापान वाले 2, चाइना वाले 2। चाइना का कोटा पूरा हुआ। हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर्स शेड्यूल्ड, हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर्स शेड्यूल्ड। ठीक है, सी एंड डी बोथ चाइनीज ऑथर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अच्छा, सी एंड डी के एरियाज जो है वो डिफरेंट है।
ठीक है यार, अगर सी एंड ई के एरियाज डिफरेंट है तो आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी कि एक ऑटोमेशन का होगा, हाँ एक नहीं नहीं एक ऑटोमेशन नहीं, एक लॉजिस्टिक्स का होगा और एक मैन्युफैक्चरिंग का होगा, क्योंकि ऑटोमेशन वाला इंडिया को ही बिलोंग करना था, तो एक मैन्युफैक्चरिंग को होगा और एक लॉजिस्टिक्स को होगा। कौन सा कहाँ पर होगा मुझे नहीं पता, मैं ऐसा लिखता हूँ कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स ऐसा लिख देते हैं, तो यूज़ होगा पता चल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, एट द सेम नंबर ऑफ पेपर्स शेड्यूल्ड, सेम नंबर ऑफ पेपर सेम नंबर ऑफ पेपर शेड्यूल्ड, मतलब अगर सी के पेपर होगा 1 तो ई का भी 1 होगा, सी के 2 होंगे तो ई के भी 2 होंगे, सी के 3 होंगे तो ई के भी 3 होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, कह रहा फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल्ड इन कॉन्जिक्यूटिव इश्यूज ऑफ द जर्नल बट सी डिड नॉट। कॉन्जिक्यूटिव में होने वाले हैं ई के लिए, भैया अगर ई के लिए कॉन्जिक्यूटिव में होने वाले हैं तो आई कैन क्लियरली से दैट 1 तो नहीं होगा, अगर 1 होता तो कॉन्जिक्यूटिव में कैसे होगा, 1 तो नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात कर रहा था ई के लिए, कह रहा ई के लिए 1 नहीं होगा वैल्यू, अगर 1 नहीं होगा तो क्या ये ऑप्शन आंसर हो सकता है? अगर यहाँ पर मैं ई की बात कर रहा हूँ, ई के लिए 1 नहीं होगा तो क्या ये ऑप्शन आंसर हो सकता है? 1 है यहाँ पर नहीं, तो भैया अगर ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता तो आई कैन से दैट दिस 1 हैज़ टू बी माय आंसर, दैट इज 1 2 2 एंड 3। तो अगर 1 2 2 एंड 3 हुआ है, जी का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता था 3 है, बी का वैल्यू विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 1। ठीक है, और सी का वैल्यू विल ऑटोमेटिकली बी 2, ई का वैल्यू विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 2। ठीक है, 1 2 2 एंड 1 सम विल बी इक्वल टू 6। फाइन, ठीक है, यूज़ कर लिया। अब ई जो है वो कॉन्जिक्यूटिव में आने वाला है 2 स्लॉट में, सी जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, सी जो है वो नहीं आएगा। ओके 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 ओके, क्या अभी यूज़ कर सकते हैं इसको? ई को मुझे कॉन्जिक्यूटिव में रखना है, चलो देख लेते हैं एक बारी। मान लो मैंने ई को यहाँ पे रखा तो सी जो है वो यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, अभी रुकना पड़ेगा भाई, अभी रुकना पड़ेगा, अभी नहीं आइडिया लग रहा है ई और सी का आपस में क्या कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, रुकते हैं, आगे मूव करते हैं। 5वां पॉइंट मैंने गोला बना दिया कि भैया इसको अभी यूज़ करना है, इसको अभी पूरा यूज़ नहीं कर पाए। ठीक है, 6 पॉइंट पे आए। 6 पॉइंट कहता है बी फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया, बी फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया हैड अ पेपर शेड्यूल्ड इन अप्रैल, बी का अप्रैल में आया। ठीक है भैया, अगर बी का अप्रैल में आया, मैं ऑलरेडी फिगर आउट कर चुका हूँ बी का 1 से ज़्यादा है नहीं, तो 1 आना था तो 1 आ गया, खत्म हो गई कहानी इसकी। बी का ओवर हो गया, 6 पॉइंट खत्म। बी एंड जी बिलोंग टू सेम कंट्री, बी एंड जी बिलोंग टू सेम कंट्री। ठीक है, तो बी और जी अगर सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं तो दोनों के दोनों इंडिया को बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ और समझो, एक और चीज़ समझो भैया, इंडिया 1 हो चुका है, इंडिया 2 हो चुका है, चाइना दोनों के दोनों हो चुका है, मतलब बचा अपने पास इंडिया और दूसरा कौन सा, जापान। इंडिया और जापान बचा है, यहाँ पर इंडिया है नहीं, तो भैया अगर यहाँ पर इंडिया नहीं है तो इट हैज़ टू बी जापान ओनली। ठीक है, अगर यहाँ पर जापान है और ये बोल रहा है यहाँ पर बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, तो भैया अगर बी और जी को सेम कंट्री को बिलोंग करना है तो क्या यहाँ पर और यहाँ पर जापान आ सकता है? नहीं, जापान तो 2 ही है, तो ये वाला जो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा पूरा करने का, दैट बिलोंग्स टू इंडिया ओनली। तो बी एंड जी यहाँ पर हो जाएगा इंडिया, तो जापान के लिए दूसरा जगह बचा, दैट इज जापान शुड बी प्रेजेंट हियर। ओके, अब इंडिया के लिए मुझे पता था यार 2 ऑटोमेशन वाले थे, एक ऑटोमेशन यहाँ पर मिल चुका है, एक लॉजिस्टिक्स मिल गया, एक लॉजिस्टिक्स मिल गया, तो ये वाला जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास में ऑटोमेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, मैं भूल गया बताना या उस टाइम पे दिमाग में नहीं आया, अभी दिमाग में स्ट्राइक करा। देखो, अगर गिवन था इंडिया वाला मैन्युफैक्चरिंग को बिलोंग नहीं करेगा तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट इंडिया वाला या तो लॉजिस्टिक्स को बिलोंग करेगा और इंडिया वाला बिलोंग करेगा लॉजिस्टिक्स को और ऑटोमेशन को, है ना, लॉजिस्टिक्स को और ऑटोमेशन को। और ये भी पता चल गया इंडिया वाले 2 ऑटोमेशन को बिलोंग करते हैं, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट इंडिया वाले बाकी के जो 2 बचेंगे वो लॉजिस्टिक्स को ही बिलोंग करेंगे। वो अंडरस्टूड था पॉइंट, पहले माइंड में नहीं आया, अभी माइंड में आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, हमने फिगर आउट कर लिया। नन ऑफ देयर पेपर्स वर शेड्यूल्ड इन द सेम इश्यू ऑफ द जर्नल, तो बी और जी का सेम इश्यू ऑफ द जर्नल में नहीं हुआ। तो जी के लिए मुझे कितना पता है भैया, जी के लिए वैल्यू है 3, बी का वैल्यू था 1, जी का वैल्यू है 3, वो कह रहा है सेम इश्यू ऑफ द जर्नल में नहीं आया है, तो मतलब अगर बी यहाँ पर आया तो जी जो है वो सेम जगह पर नहीं आएगा। तो इससे क्या पता चला, जी एक जगह इधर आएगा, जी एक जगह इधर आएगा और एक जी जो है वो इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है, ये भी यूज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर डी अ जैपनीज ऑथर, ये नाम भी बताता तब भी मैं फिगर आउट कर चुका हूँ कि डी जो है वो जैपनीज है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एरिया। ठीक है, देन कह रहा है डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल्ड इन द जुलाई इशू, जुलाई में नहीं है, किसका नहीं है, डी का जुलाई में नहीं है, डी के 3 थे टोटल, डी के टोटल 3 थे, जुलाई में है नहीं, तो मतलब डी जो होगा एक होगा यहाँ पर, एक होगा यहाँ पर और एक होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 पॉइंट पे आए। 9 कह रहा है सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज, सी एंड एच बिलोंग्स टू डिफरेंट एरिया। ठीक है, पहले देखते हैं यार फील्ड में बचा क्या क्या है। फील्ड में अपने पास में ऑटोमेशन पूरा का पूरा खर्च हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग 1 खर्च हुआ है, 1 बचा है, लॉजिस्टिक्स 2 खर्च हुए, 2 बचे हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट था अपने पास में कि सी एंड ई जो है वो सेम नहीं होंगे,
ठीक है। सी एंड ई में फील्ड वाइज सेम नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट में बोला गया सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज। मतलब क्या होगा कि यार अगर सी का कुछ वैल्यू होगा तो ई का उससे दूसरा वैल्यू होगा और एच का भी उससे दूसरा वैल्यू होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार सी का जो वैल्यू होगा मुझे क्या रखना पड़ेगा इवेंचुअली, मैन्युफैक्चरिंग का एक बचा है तो मुझे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ही रखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर आ जाए, सो दैट सी और ई लॉजिस्टिक्स हो जाए यहाँ पर। सिमिलरली सी एंड एच यहाँ पर लॉजिस्टिक्स हो जाए, क्योंकि 2 लॉजिस्टिक्स बचे थे तो मैंने ये फिल कर दिया। ठीक है। और एक पॉइंट और बचा था हमारा, 5वां पॉइंट कि ई के जो पेपर है वो कॉन्जिक्यूटिव इश्यूज में आए जबकि सी के नहीं आए। ठीक है। मान लो ई का यहाँ पर आया तो सी का भी ऑटोमेटिकली कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। मान लो ई का यहाँ पर आया तो सी का भी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। बचा क्या ऑप्शन कि मुझे ई को जो है वो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव कराना पड़ेगा सो दैट सी एक यहाँ पर आए और सी एक यहाँ पर आ जाए। अब जो है वो सी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ई कॉन्जिक्यूटिव है। 2 टेबल मैंने बनाए, हल्के हल्के से सस्ते से टेबल बनाए हमने। ये वाला हम लोग बहुत बार करते हैं, मैट्रिक्स का नॉर्मल सॉल्विंग में बाइफर्केशन हमने बहुत बार करा है, आपको आता होना चाहिए इस टाइम तक। और ये वाला जो दूसरा है ये हम लोग सिलेक्शंस में बहुत यूज़ करते हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के क्वेश्चंस करते थे सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमने इस तरह का टेबल बहुत बार यूज़ करा है। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में मैट्रिक्स प्लस डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़कर बना दिया गया। बट हमारा ये मोटो नहीं है कि हम लोग इसका टॉपिक ढूंढें कि भैया कौन से टॉपिक को बिलोंग करता है, नहीं। हमारा मेन मुद्दा है कि क्या हम एक्टिवली सोच पा रहे हैं एग्जाम कंडीशंस में कि यार जो पॉइंट्स पे हमें टारगेट करना है क्या हम लोग वो टारगेट कर पा रहे हैं। अगर टारगेट कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स है उनको फिगर आउट करा जाए एंड उन पर वर्क करा जाए। आई होप सो आपको क्लैरिटी मिला, आपको अच्छा लगा, आपको मजा आया हो, समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे नाम पे एक लाइक, एक कमेंट, कुछ भी करना चाहो, जो भी करना चाहो जरूर कर देना भैया, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको लगता है कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बहुत फर्क पड़ता है। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर किया करो। जो भी आपको फील हो उसके रिगार्डिंग, उस वीडियो के रिगार्डिंग, उस डिस्कशन के रिगार्डिंग जरूर शेयर किया करो। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के आंसर तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप इजीली कर सकते हो। हाउ मेनी पेपर्स वर रिटन बाय इंडियन ऑथर्स। अब इंडियन वाले कौन से हैं, ए है, बी है और एफ है और जी है। ए ने कितने लिखे हैं, ए ने लिखे हैं 3, बी ने कितने लिखे हैं 1, 4 हो गए। एफ ने कितने लिखे 1, 5 हो गए। जी ने कितने लिखे 3, 8 हो गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, एवरी इशू हैड एटलीस्ट 1 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ईच कंट्री। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यार ए इंडिया से है, एच जापान से है, तो मतलब मुझे चाइना वाला अब एक चाहिए। चाइना वाला सी और ई है और सी ऑप्शन में है, सी मतलब जनवरी में है तो यस सी के लिए सेटिस्फाई हो रहा है जनवरी में। अप्रैल के लिए सेम चेक करोगे, ई है तो सेटिस्फाई हो रहा है, ए है सेटिस्फाई हो रहा है, एच हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। ए एंड एच इंडिया जापान से मिल गए, ई है सेटिस्फाई हो जाएगा। सिमिलरली अक्टूबर के लिए चेक कर लो, अक्टूबर के लिए एफ है इंडिया को बिलोंग कर रहा है, जी है इंडिया को, डी है जो जापान को बिलोंग कर रहा है, सी जो चाइना को। यस पहला वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है। सेकंड वाला एवरी इशू हैड एट मोस्ट 2 पेपर्स बाय ऑथर फ्रॉम ईच एरिया, ऑथर फ्रॉम ईच एरिया की बात कर रहा है, 2 वाली बात कर रहा है, मतलब 2 वाली बात कर रहा है। तो लॉजिस्टिक्स पे मुझे चेक करना है, लॉजिस्टिक्स में कौन है, बी है और ई है और एफ है और एच है। बी कहाँ गया, बी ई एफ और एच देखना है, बी ई एफ और एच। इन चारों में से कोई 3 किसी एक रो में तो नहीं आए, बस मुझे इतना चेक करना है। देखो ये वाला बी यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया, एच यहाँ पर आ गया। कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग आएंगे एक एरिया से, नहीं यहाँ पर तो 3 आ गए, तो सेकंड पॉइंट विल नॉट बी ट्रू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, 4, 5, 6 जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उनका आंसर जो वो देने की सिचुएशन में अब आ चुकी होगी, आपको क्लैरिटी मिल चुका होगा। आई होप सो आपको मजा आया हो। ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। और वीडियोस अपडेट करूंगा मैं स्लॉट 2 और 3 के ऊपर, पास्ट इसके पुराने जो पेपर्स हैं उन पर भी मूव करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, फोड़ते रहो भाई, मेहनत करो। लास्ट महीना है, इसको वेस्ट मत जाने दो। इस टाइम पे आपको नेगेटिव फील हो सकता है, साथ वाले आपको कहेंगे भाई इस कोर्स से नहीं बढ़ता है, घर वाले बोलेंगे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, हमें नेगेटिव नहीं फील करना है, हमें अपना बेस्ट देने का ट्राई करना है, हो या ना हो। देखो होना या ना होना वो बिल्कुल अलग बात है, बट रिग्रेट होना वो लाइफ भर चलता है कि यार मैंने नहीं पढ़ा, मैं अगर पढ़ लेता तो हो जाता। वैसे वाला सिचुएशन मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस करे, नहीं होना चाहिए वो। प्रिपरेशन करो, अपने एंड से पूरी जान मार दो, उसके बाद जो होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है। सो दैट इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।